Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Respected presenter, ICAP students and ICAP team, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam-focused revision sessions August 2023. Today we are conducting 4th of 5th session on CAF 3, Cost and Management Accounting. The timing of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP Houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar, Gujranwala and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. Students, we are lucky enough that we have Mr. Atif Abidi with us for this session. Sayyid Atif Hassan Abidi is a phenomenal individual known for his compassionate and benevolent attitude towards CA students. He has more than 16 years of teaching experience in the areas of corporate and business law, auditing and assurance, business management, and other related areas. He has written dozens of books for CA students. His dedication and deliberation have really made CA easy. He is already well known to most of you. Please welcome Mr. Atif Abidi. अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जंग में साथ साथ शामिल हैं? हर दिन एक अहम टॉपिक होता है और आज दो अहम टॉपिक हैं, प्रोसेस भी और वेरिएंस भी। और प्रोसेस करते करते एंड पे फिर हम जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। कल जाते जाते मैं रिमाइंडर देने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रोसेस कॉस्टिंग है तो लोगों को होगा कि चलो ज़रा अहम टॉपिक है, शुरू से अटेंटिव होकर बैठे हैं। लेकिन चूंकि ये टॉपिक जो है वो एक दफ़ा समझ आने के बाद थोड़ा सा इसका फ़्लो आसान होता है, तो नॉर्मली लोग जो है ज़रा इस टॉपिक को थोड़ा कैजुअली लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की अप्रोच को समझने का एक तरीका ये होता है कि हम एक सवाल पकड़ते हैं और उस सवाल में जितने जितने अलग अलग एलिमेंट्स आते जाते हैं हम उनको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं और फिर आहिस्ता 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 सवाल कर करके आप आदी हो जाते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठानी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठानी है। मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को इसकी बेस से लेके चलने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से अभी तक हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सारे टॉपिक्स में बात की है कि एक टॉपिक की बेस क्या है, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, उसमें रूल क्या है, और स्टेप बाय स्टेप उसे मैच्योर करते गए कि अच्छा अब इसमें ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दें। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का एक फुल फ्लेज सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, लॉस, फलाना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम शुरू से लेके स्टेप बाय स्टेप बेस बनाते जाएं। कुछ स्लाइड्स इस हवाले से अवेलेबल हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ कर रहे होंगे और चलते फिर एंड पे हम एक फ़ाइनल ऐसे फॉर्मेट पे पहुंच जाएं जिसमें प्रोसेस का कोई भी सवाल आए तो हम उसे कर सकें। यानी एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें हर तरह के सवाल की एडजस्टमेंट हो, लेकिन उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा, वरना तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग को 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं कि मैं आपको एक आइडियल फॉर्मेट दिखाऊं और मैं कहूँ इसमें आपने डाटा डालना है, सवाल में से कौन सा डाटा कहाँ डल सकता है वो भी बताया जा सकता है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सफ़र साथ साथ करें और थीम समझते हुए चलें।
तो अल्लाह करे ये जो इन रिवीजन क्लासेस में जो हम लोगों ने ये थीम सोचा है कि हम लॉजिक समझाते हुए जाएंगे। लॉजिक एक दफ़ा समझ आ गई, पेपर में सवाल थोड़ा सा भी लेफ़्ट राइट हो, लॉजिक अगर क्लियर है तो आप इंशाल्लाह उसे पिक कर लेंगे। विद लॉजिक्स हम बात करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, बेसिकली नीड एंड बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अगर हम बात करें, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा आपको तो एक दफ़ा सेशन के स्टार्ट में इसने ऐसा करना होता है, उसके बाद ये यूज़ टू हो जाता है और ये वही आइडियल टाइम आ चुका है जिसमें हम इसको एक दफ़ा सज़ा देते हैं, फिर उसके बाद ये हमें तंग नहीं करता। असल में फाइल्स भी थोड़ी सी ज़्यादा भारी हैं, जैसे आज 150 स्लाइड्स से हम गुजरेंगे। नहीं जी, तो प्रोसेस कॉस्टिंग से मैं टीम को भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इसमें हमारा डाटा सारा सेंटर में है, तो अगर आप ये सारे सेंटर को साइड पे कर दें तो मैं डाटा के सामने नहीं आऊँगा। डाटा तकरीबन सेंटर में ही है, डिस्प्ले पूरा है लेकिन डाटा सेंटर में। तो नीड एंड बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? पॉइंट ये है कि हम लोग जगह जगह जाके मटेरियल ख़रीद रहे होते हैं, मटेरियल हम अपने स्टॉक में ऐड करते रहते हैं, अपने पास वेयर हाउस में डालते रहते हैं, फिर लेबर मुख्तलिफ़ तरह की एक्वायर करते रहते हैं और फिर मुख्तलिफ़ खर्चे हम लोग अपने इदारे पे करते रहते हैं, बिजली का खर्चा, फ़लाना का खर्चा, फ़लाना का खर्चा। अब क्या होता है, एक चीज़ की प्रोडक्शन शुरू हुई, आपको याद होगा इन्वेंट्री होती है 3 तरह की, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल तो आपने जो ख़रीदा आप उस पर मैयर करते हैं, फिनिश गुड्स आप मैयर करते हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू है आप उस पर कितना खर्चा हुआ है। दरमियान में कॉन्सेप्ट आता है वर्क इन प्रोसेस, कि एक चीज़ आपने उस पर मटेरियल लगाया है, लेबर लगाया और आहिस्ता 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 आपके बाकी खर्चे लग रहे हैं, समटाइम लेबर भी आहिस्ता आहिस्ता लग रही होती है। तो आपने लकड़ियाँ पकड़ी हैं, कुर्सियाँ बनानी शुरू की हैं, अभी कुर्सी 70% कम्प्लीट है कि अचानक से ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे हमने उसको एक वैल्यू असाइन करनी है, हमने देखना है कि अच्छा क्या हुआ। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद या टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ यूनिट्स तो फिनिश हो चुके होंगे, फिनिश गुड्स बन चुके होंगे, उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं फिनिश गुड्स में, लेकिन जो सेमी फिनिश होते हैं उनको हम कह देते हैं वर्क इन प्रोसेस है। तो यहाँ बेसिकली हमारा मेन रोल है उस टी अकाउंट का जो वर्क इन प्रोसेस का है, यानी कि हम कहते हैं कि मटीरियल, लेबर, ओवरहेड एक तरफ से ऐड होंगे, ये प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस के ऊपर काम होगा और देन प्रोसेस का कुछ आउटपुट निकलेगा फिनिश गुड और वो जाके सेल हो जाएगा। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 प्रोसेस चल रहे होते हैं, कुर्सी पहले एक डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगी। पहले डिपार्टमेंट में शायद उसमें लकड़ी असेंबल हुई है, दूसरे में शायद उसके ऊपर जो है वो फोम शोम लगाया जाए और तीसरे डिपार्टमेंट में शायद उसके ऊपर पेंट शेंट करके उसको फाइन ट्यून किया जाए। तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक इनपुट और हर डिपार्टमेंट का अपना एक आउटपुट है। जो उसका इनपुट है दैट इज़ के रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये लगेगा और यहाँ से प्रोसेस 1 का आउटपुट जाएगा। अब प्रोसेस 1 का आउटपुट बन जाएगा प्रोसेस 2 का इनपुट। कुर्सी लकड़ी की फॉर्म में तैयार हो चुकी है, अब अगले डिपार्टमेंट में जाएगी, उसमें फोम, अदर मटेरियल्स ऐड होंगे, कुछ और काम होगा, फिर उसका आउटपुट तीसरे प्रोसेस में जाएगा, चौथे प्रोसेस में जाएगा, जितने भी प्रोसेस हैं। और जहाँ सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे तो फाइनली जो आखिरी आउटपुट निकलेगा वो जाएगा फिनिश गुड्स के अंदर कि हाँ भाई अब ये चीज़ फुल फ्लैच कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो अब हमने देखना ये है कि जो टी अकाउंट है इसके डेबिट और क्रेडिट्स पे क्या चल रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अबाउट प्रोसेस अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट इज़ अ टी अकाउंट जिसमें एक साइड पे इनपुट्स आते हैं और एक साइड पे आउटपुट्स आते हैं। इनपुट आउटपुट में से कुछ चीज़ें सवाल के डाटा से मिल जाती हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर हमें वर्किंग करनी पड़ती है, हमें आउटपुट की कॉस्ट और वो सारी चीज़ें अंदाज़ा लगानी पड़ती हैं कि वो क्या हैं और किस तरह से। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम ये कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉमन इश्यूज़ क्या आएंगे। एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है। आउटपुट क्वांटिटी में भी मैयर होता है, पैसों में भी मैयर होता है कि इतने केजीज इन हुआ, इतने केजी आउट हुआ, इतने रुपए का खर्चा हुआ, इतने रुपए हमारी फिनिश गुड्स को चार्ज हुए। मटेरियल जो है वो हो सकता है शुरू में ऐड हो जाए, हो सकता है दरमियान में ऐड हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट नॉर्मली साथ साथ ऐड हो रहे होते हैं। कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ नॉर्मल लॉस होंगे, कुछ एबनॉर्मल लॉस होंगे, कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा।
प्रोसेस चल रहा था, टाइम पीरियड एंड हो गया। अब टाइम पीरियड एंड हो गया तो आपको उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बनाना पड़ेगा और अगले टाइम पीरियड में उसी क्लोजिंग को दोबारा से ओपनिंग बनाना पड़ेगा। तो आपके प्रोसेस के एंड पे एक आउटपुट होगा कि फिनिश गुड्स, एक आउटपुट होगा कुछ ऐसे यूनिट्स जो अभी फुल फ्लेज कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने इस शीट में आपको डराने की कोशिश की है, इस शीट में आपको परेशान किया है कि जी प्रोसेस के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एक एक करके हम सारे इश्यूज़ को डील करेंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट क्या है, मैंने आपसे कहा एक टी अकाउंट। एक टी अकाउंट है, हमें पता लगा कि एक जगह 100 यूनिट मटेरियल के ऐड हुए, उनको 1000 रुपीज़ कॉस्ट थी। 100 रुपीज़ डेबिट पे ऐड हो गए, 100 यूनिट्स और रुपीज़। ये एक ऐसा टी अकाउंट है जिसमें हम नॉर्मली 2 कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम क्वांटिटीज़ के लिए होता है और एक कॉलम प्राइसेस के लिए होता है। और ये डेबिट क्रेडिट हमेशा टैली होना चाहिए। तो ये वही पुराना फॉर्मेट। तो प्रोसेस अकाउंट हमने डेबिट पे लिख दिया, मटेरियल 100 यूनिट इन हुए, 1000 रुपये के। कन्वर्जन कॉस्ट पे यूनिट्स नहीं थे लेकिन 500 रुपये लगे। तो पता ये लगा कि 100 यूनिट्स का इनपुट और टोटल खर्चा हमारा 1500 लगा है। हमने यही ग्रैंड टोटल यहाँ लिखा और यहाँ हमने कह दिया कि सारा का सारा आउटपुट हो गया, यानी कि ये 100 यूनिट्स 1500 रुपये के हिसाब से अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गए। सम टाइम ये आउटपुट वाली जगह पे ना राइट साइड पे कुछ लॉसेस भी आ जाते हैं, कुछ वर्क इन प्रोसेस भी आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, तो हम उसको वहाँ पे भी डील कर रहे होते हैं। फिर प्रोसेस 2 में क्या हुआ, ये प्रोसेस 1 से ये 100 और 1500 आउट हुआ और आउट होके चला गया प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 1 से इतना आया, इसमें 50 यूनिट मजीद ऐड हुए, उस पर इतना खर्चा लगा, इतनी लेबर लगी, इतने ओवरहेड लगे, तो अब 3100 टोटल खर्चा हो चुका है 150 यूनिट्स पे। राइट साइड पे हमने वही 3100 और 150 लिखा और उसको आउटपुट कर दिया फिनिश गुड्स की फॉर्म में। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में डिफ़िकल्टी ऐड करते चले जाएंगे। वहाँ स्क्रीन पे अब विजिबिलिटी क्लियर है। मटेरियल एडेड ड्यूरिंग प्रोसेस और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, अब वो थोड़ा सा समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस एक्स है, मटेरियल 10,000 kg ऐड हुए, 30,000 उनकी कॉस्ट थी, वेजेस 16,000 रुपये की थी और प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो कहते हैं 25% है डायरेक्ट वेजेस का। तो हमने इसका जो वेजेस है उसका 25% यानी 4,000 लिया, तो ये हमारे पास बन गए। वो कहते हैं नॉर्मल लॉस 5% है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट 9500 होगा। इसका मतलब हमारे टी अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली करने के लिए हमें लॉस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमने कहा 10,000 kg एंटर हुए, 30,000 रुपये उनकी कीमत थी, डायरेक्ट वेजेस 16,000 की थी, प्रोडक्शन 4,000, तो ये बन गया 10,000 यूनिट्स की ग्रैंड टोटल कॉस्ट है 50,000। सेम चीज़ राइट पे होनी चाहिए, 10,000 यूनिट्स ही और 50,000 अमाउंट। अब इसमें 2 आउटपुट हैं, एक नॉर्मल लॉस है और एक फिनिश गुड्स है। 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया है और फिनिश गुड्स है 9500। अब अगेन हर प्रोसेस को पता होता है कि उसके प्रोसेस में, हर बिज़नेस को पता होता है उसके प्रोसेस में कुछ नॉर्मल लॉसेस हैं जो आने ही आने हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होता है कि जब आप 100 चीज़ें बनाएंगे तो उनमें से 4-5 चीज़ें ख़राब ज़रूर होंगी। तो जब आप कॉस्ट असाइन करते हैं तो जो 4-5 चीज़ें ख़राब हुई होती हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं और आप अपने जो रिमेनिंग जितने गुड्स बने होते हैं उनको काउंट करते हैं कि इनके ऊपर मेरी कॉस्ट लगी है, सारी की सारी लगाई आपने 100 यूनिट्स पे होती है, लेकिन 3-4 ज़ाया होने के बाद आप वो सारी कॉस्ट उठा के उन यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं जो गुड यूनिट्स हैं। तो एक जुमला बोला जाता है कि गुड यूनिट्स नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गुड यूनिट्स नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो गुड यूनिट्स ने जनाब नॉर्मल लॉस का वज़न सारा का सारा अपने ऊपर ले लिया और हमने कहा कि 9500 यूनिट्स को हम 50,000 उसके सामने लिख दें और नॉर्मल लॉस के आगे हम कुछ ना लिखें। अगर प्रोसेस 2 की बात करें इसको समझने के लिए, 2000 का इनपुट था, इतने रुपए लगे थे, 30% प्रोडक्शन ओवरहेड थे, यानी कि इस एग्जाम्पल 12,000, 5% नॉर्मल लॉस था, तो आउटपुट हुआ 10,925। अब सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, पहले तो पिछले प्रोसेस से 9500 यूनिट्स आए और 50,000 उनकी अमाउंट आई। इस दफ़ा मज़ीद कितना ऐड हुआ, 2000 यूनिट 3,000 रुपये पे, वेजेस और ओवरहेड्स पे हम लोगों ने रुपए डाल दिया। अब 11,500 kg का टोटल खर्चा कितना हुआ है, 1,05,000। अब हम कहते हैं कि 5% लॉस है, जितना भी इनपुट होगा उसका 5% लॉस है। तो इस दफ़ा इनपुट है हमारा 11,500, इसका 5% लिया 575, वो हमने यहाँ लिखा। आपको पता है ये टोटल यहाँ और ये वाली टोटल यहाँ होना चाहिए, ये हमेशा मैच करें। तो जब मैं 575 यहाँ लिखूँगा तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट बन जाएगा। तो और नॉर्मल लॉस के आगे उसकी अमाउंट नहीं एलोकेट की और आउटपुट के आगे उसकी अमाउंट हमने एलोकेट कर दी। अगर आपको ये टी अकाउंट बनाना आता है तो सारी लॉजिक बड़ी आसान है। इंटरेस्टिंग बात है, इस दफ़ा पेपर में सबसे बड़ा सवाल 20 नंबर का एक सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का आया।
और उसमें टी अकाउंट ही दिया हुआ था और बच्चों को उसमें से डाटा उठाना ही नहीं आ रहा था। वो जो रिवायती तरीके से रट्टा मार के बैठे हुए थे कि एक फॉर्मेट में चीज़ें बस पुट करते जानी होती हैं, वो खुद ब खुद जवाब निकल आता है। उन्होंने आपको टी अकाउंट टाइप की चीज़ दे के उसमें कुछ डाटा दिया, कुछ डाटा को मिसिंग कह दिया, कुछ प्रोसेस अकाउंट की बातें कर दी, कुछ अमाउंट्स की बातें कर दी और लोग परेशान हो गए। तो अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग जो असल आउटपुट है ना, वो एक टी अकाउंट है जिसमें इनपुट्स और आउटपुट्स टैली करने चाहिए। उसकी वर्किंग के लिए हम वो सारा काम करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स फलाना फलाना, वो सारी वर्किंग्स। लेकिन असल चीज़ है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट की वैल्यूज़ तक पहुंचने के लिए हम वो 2-3 स्टेप और वो सारी जद्दोजहद कर रहे होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, इनपुट आउटपुट। अब नॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि नॉर्मल लॉस हमने क्या कहा कि एक प्रोसेस के दरमियान नॉर्मली एक लॉस एग्जिस्ट करता है कि अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो नॉर्मली आपको पता होता है 4-5% लॉस हो जाएंगे। अगर आप 100 डेटर्स से डील कर रहे हैं तो आपको पता है कि 3-4 डेटर्स भाग जाएंगे। आप अगर कुछ खास प्रोडक्शन में है तो आपको पता है कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लिक्विड इन करते हैं, हीट की वजह से 3-4% तो इवेपोरेट हो ही जाता है। तो इसको हम नॉर्मल लॉस कहते हैं, जिसका आपको पहले से ही पता होता है, रफ अंदाज़ा होता है कि इतना हमें नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अगर उससे ओवर एंड अबव हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हो ये तो अब नॉर्मल लॉस हो गया। लेकिन नॉर्मल लॉस इज़ द वन यू आर एंटिसिपेटिंग, वो जो आपने पहले से सोचा हुआ था कि हमारा होना है। तो नॉर्मल लॉस का ना किताब ने फार्मूला बताने की कोशिश की, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट माइनस एक्सपेक्टेड आउटपुट, या इनपुट इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस आउटपुट। आप इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, हमें टी अकाउंट की साइंस आती है, हमने टी अकाउंट बना देना है और नॉर्मल लॉस जितना भी इनपुट पे उन्होंने परसेंटेज कही है मल्टीप्लाई करके उसको एक वैल्यू साइन कर देनी है। जो बैलेंसिंग है वो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट्स को चला जाएगा। तो इसमें नॉर्मल लॉस को हम वैल्यू असाइन नहीं करते, नॉर्मल लॉस की कोई वर्थ नहीं है। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स का के सामने खर्चा नहीं लिखते, वो खर्चा भी उठा के हम अच्छे वाले यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं। तो गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉर्मल लॉस को अपने अंदर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस विदाउट रिकवरी, अगर एक नॉर्मल लॉस और उसमें कोई रिकवरी नहीं है, भाई नॉर्मल लॉस हो गया, हमने कहा ये कुर्सियाँ ज़ाया हो गई, ख़राब हो गई, पता लगा अब ये बिक ही नहीं सकती, 2 रुपये की भी नहीं बिक सकती। अगर नहीं बिक सकती, कोई रिकवरी नहीं हो सकती, तो फिर तो वही रूल है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपने नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यू साइन नहीं करनी। एक एग्जांपल सी दी है किताब ने, वो कहते हैं अगर 2000 क्वांटिटी इनपुट हुआ है, 10% नॉर्मल लॉस है, तो आउटपुट कितना होगा 1800। और फिर उन्होंने कहा कि मटेरियल की कॉस्ट इतनी लगी है, लेबर की कॉस्ट इतनी लगी है, ओवरहेड की कॉस्ट इतनी लगी है। तब रादर देन कि हम इसको यूँ डिवाइड करेंगे किसकी पर यूनिट क्या आएगी, हम बनाएंगे एक टी अकाउंट। टी अकाउंट में हम कहेंगे 2000 इन हुआ, 3600 उसके पैसे थे, डायरेक्ट लेबर 300 की थी, ओवरहेड 600 के थे, ये आ गया। वही 2000 हमने यहाँ पे लिख दिया और वही 4500। और नॉर्मली डेबिट साइड आपकी फ़ौरन से आपके पास पता होती है स्टार्ट में ही, आप वही टोटल उठा के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और बस उसके कंपोनेंट पूरे करते हैं। अभी 2 कंपोनेंट है, आउटपुट और नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है 2000 इंटू 10% यानी 200। तो 2000 में से 200 माइनस करें, जो बच गया बैलेंसिंग फिगर वो क्या है आउटपुट। और इसके आगे तो हमने अमाउंट नहीं लिखनी, तो ये अमाउंट इसके आगे लिखनी है। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ गुड आउटपुट की कॉस्ट क्या है, तो आप कहेंगे भाई 4500 डिवाइड बाय 1800, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 पर लीटर पर केजी। अब इसका इन्होंने ना फार्मूला लॉस के साथ फार्मूला बताने की कोशिश करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड आउटपुट इज टोटल प्रोसेस कॉस्ट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट, और वो सारा कुछ है। हम ये फार्मूले और इस चक्कर में पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा टी अकाउंट हमारा सारा काम खुद से कर दिया करेगा। क्या यहाँ तक हमारा टी अकाउंट कंट्रोल में है? थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। हम कहते हैं नॉर्मल लॉस में अगर रिकवरी वैल्यू आ जाए, नॉर्मल लॉस है लेकिन इस दफ़ा वो कुर्सियाँ 100 की बिक सकती हैं, असल वाली कुर्सी तो 500-1000 की बिकेगी, लेकिन ये जो लॉस वाली कुर्सी है इसकी कुछ ना कुछ रिकवरी वैल्यू है। सवाल आपको बता देता है इसको इतने % रिकवरी वैल्यू है या पर यूनिट आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उस रिकवरी वैल्यू को नॉर्मल लॉस के सामने असाइन कर देते हैं। रूल भला क्या है, गुड यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगी टोटल प्रोसेस की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट। रादर देन हम इस फार्मूले को रटा मारें, हम टी अकाउंट में ही सारी चीज़ देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इन्होंने सवाल वही दिया है, अब इस दफ़ा कहा है कि स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की है 0.9 पर लीटर, और मेरी एग्जांपल में लॉस कितना हुआ था 200, तो 180 रुपया हमारा रिकवरी वैल्यू है। अब वही टी अकाउंट दोबारा देखते हैं, ऊपर वाले डाटा को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अब टी अकाउंट से हम सारी चीज़ समझ रहे हैं। 2000 लीटर इनपुट हुआ, इसकी कॉस्ट इनपुट हुई, तो 2000 का इनपुट और 4500 की कॉस्ट है। जैसे ही आपकी डेबिट साइड का टोटल पूरा आपके पास आ जाए करे, फ़ौरन से वही टोटल उठा के क्रेडिट साइड पे सारा लिख दिया करें, ताकि आपको पता हो कि मुझे टोटल इतना निकालना है। नॉर्मल लॉस के आगे 200 लिखा और
दूसरे के आगे लिख दिया 1800, हमारे लीटर्स वाला कॉलम टैली हो गया। अब राइट पे आते हैं। नॉर्मल लॉस के आगे हम कोई वैल्यू नहीं लिखते थे, लेकिन इस दफ़ा उसकी एक रिकवरी है, तो मैं कह सकता हूँ इन 200 यूनिट्स की वर्थ है 180 रुपया। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा जब मैं 180 यहाँ लिखूंगा तो मेरी टोटल जो कॉस्ट है ना, जो लेफ्ट से आ रही है, उसमें से 180 माइनस करके जो कॉस्ट होगी वहाँ यहाँ एलोकेट होगी। अब अगर मैं इसको इस पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 2.4 आ जाएगा, और अगर मैं फार्मूला यूज़ करता कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट माइनस रिकवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड गुड यूनिट्स, तो भी जवाब यही आता। तो सिंपली आपने ये डेबिट और क्रेडिट वाला मामला सीधा रखना है। ये मामला सीधा रख दिया तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैं बिल्कुल बेसिक प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट से चल रहा हूँ, जिसमें अभी तक पहली चीज़ आई है नॉर्मल लॉस। फिर आगे अब नॉर्मल लॉस की बातें करेंगे, फिर कुछ और इस तरह की बातें करेंगे। बस साथ साथ इस सफ़र में मेरे चलते जाना है। पता नहीं आप लोग साथ चल रहे हैं या नहीं। यहाँ तक बातें सही हैं, आप कहेंगे सर यहाँ तक तो सीधा ही आगे चलें, ज़रा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आए, ओपनिंग आए, कोई FIFO आए, कोई FCO आए, सब कुछ आता चला जाएगा। हमारी टी अकाउंट से दोस्ती नहीं ख़राब होनी चाहिए, ठीक है। टी अकाउंट आपका मेन चीज़ है, यहीं से हम चीज़ें निकालते जाएंगे। जब बहुत फंसेंगे तो फिर हम किसी वर्किंग में जाएंगे, लेकिन उस वर्किंग से भी निकालेंगे इसी टी अकाउंट का डाटा, ठीक है जी। नॉर्मल लॉस विद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, लो जी उलट हिसाब हो गया। इस दफ़ा नॉर्मल लॉस तो है, उससे रिकवरी नहीं हो रही, आपको वो नॉर्मल लॉस के यूनिट बाहर फेंकवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हम एक जगह एक बिल्डिंग में, एक RIT में बिल्डिंग में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कुछ दीवारें शिवारें उस तरह से कर रहे थे। हमें कुछ मलबे की ज़रूरत थी, जो टूट फूट के बाद नहीं छोटे छोटे पत्थर और इस तरह से होते हैं। हमने पता किया तो मार्केट वालों ने कहा जी इतने की एक ट्रॉली पड़ेगी आपको मलबे की, या इतने किलो मलबा, या इतना मलबा आपको इतने रुपए का मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, मजबूरी है। फिर क्या हुआ, उसी बिल्डिंग में एक जगह हमने खुद भी तोड़ फोड़ की, एक आध दीवार गिराई, एक आध जगह से चीज़ें हो गई। अब हमारे पास अपना घर का मलबा इकट्ठा हो गया। हमने कहा मज़ेदार बात हो गई, अब तो हमारे पास मलबा पड़ा हुआ है। तो ये मलबे की इतनी वर्थ है कि जब हम खरीदने गए थे तो उन्होंने बड़ा महंगा चार्ज किया था। हमने फिर एक पार्टी से बात की, हमने कहा भाई हमारे पास मलबा पड़ा है, उठाना है। वो आए, उन्होंने कहा कि कितने रुपए देंगे उठवाने के। हमने कहा भाईजान ये बिकने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा जब होगी तब देखी जाएगी, आप बेच सकते हैं। हमने कहा नहीं हमारे पास तो कोई ग्राहक नहीं है। उन्होंने कहा जी इस वक्त मैं सिर्फ आपके पास से उठा के ले जाके कहीं डंप कर दूंगा, वो आगे जो मर्जी उसके साथ करें, मैं उठवाने की मजदूरी लूँगा। तो जो हमारा लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस था उसकी हमें रिकवरी कोई नहीं मिली, उल्टा उसको वहाँ से माल को उठवाने के पैसे देने पड़ रहे थे। और शायद अगले ही दिन वो माल मंगवाएंगे इसी बंदे से, तो वो पैसे भी चार्ज करेगा। अब जाहिर है अब हम उस तरह से ठेकेदार तो है नहीं कि हमारे पास एक जगह हो जहाँ पे हम सारा मलबा डंप करते रहें, फिर वहाँ से वो करते रहें। तो हमें समझ आ गया कि ये हमारा नॉर्मल लॉस है और इसकी एक डिस्पोजल वैल्यू भी है, क्योंकि हमारी ये फील्ड नहीं है। तो सम टाइम नॉर्मल लॉस में आपको उल्टा और नुकसान हो रहा होता है। तो पता ये लगा कि नॉर्मल लॉस ने कॉस्ट कम करने की तो कोशिश नहीं की। हमने क्या कहा था, टोटल कॉस्ट में से रिकवरी वैल्यू माइनस कर दें तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। अब गुड यूनिट्स बेचारे और मजबूर हो गए, उनको और जो है वो कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। तो इस दफ़ा उस टी अकाउंट की वर्किंग कैसे करें? इन्होंने कहा डिस्पोजल कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की 1 रुपये पर लीटर। एग्जाम्पल वही चल रही है हमारी, वही 2000, वही सारा कुछ हमने वो किया, इनपुट किया। अभी मैंने IKEP की किताब से चीज़ें उठाई तो उन्होंने क्या किया था, उसको इनपुट में अपनी तरफ से डाला हुआ था। हम टी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट टैली करने चले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरफ की चीज़ को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आपका नॉर्मल लॉस के आगे 200 यूनिट्स आ रहे हैं, इधर 1800 यूनिट्स आ रहे हैं। 200 यूनिट पे 200 रुपये आपको डिस्पोजल की कॉस्ट लगेगी। आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया, क्योंकि इस वक्त नॉर्मल लॉस से फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, नॉर्मल लॉस से उल्टा नुकसान हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये देखें, ये 2000 इधर है और इनको अगर मैं टोटल करूं तो बनता है 4500। मैंने वही 2000 इधर लिखा, वही 4500 इधर लिखा, लेकिन ऊपर 4700 है, ये इधर 200 माइनस हुआ है। तो इसका मतलब है 4700 इज द कॉस्ट जो एलोकेट हो जाएगी गुड आउटपुट को, तो ऑटोमेटिकली ये 200 रुपये उसमें ऐड हो गया। तो अभी तक नई चीज़ ये सीखी है कि अगर डिस्पोजल हो जाए तो नॉर्मल लॉस के आगे रिकवरी में पॉजिटिव लिखते हैं और डिस्पोजल में नेगेटिव लिख देते हैं। ये बात समझ आ रही है? अभी तक के गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट के बराबर होने चाहिए, यूनिट्स यूनिट से बराबर होने चाहिए और अमाउंट से। अगर कोई लॉस नहीं है तो टोटल इनपुट की कॉस्ट ही टोटल आउटपुट की कॉस्ट होती है। क्लियर? और अगर लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो लेकिन रिकवरी वैल्यू ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, लॉस की यूनिट राइट साइड पे लिखेंगे और उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं करेंगे। अगर लॉस विद रिकवरी वैल्यू हो तो राइट यूनिट्स ऑफ लॉस एट राइट साइड और आप रिकवरी वैल्यू उसके
सामने लिख देंगे। लॉस डिस्पोजल वैल्यू के साथ हो तो यूनिट्स लिखेंगे राइट पे और उसके साथ डिस्पोजल नेगेटिव में लिख देंगे। तो अब कभी भी पेपर में खाली नॉर्मल लॉस आए तो आप बड़े आराम से उसके साथ खेल सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। अभी हम डिटेल्ड पास पेपर के सवालों की तरफ नहीं जा रहे, हम बेस बनाते 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 आगे तक चल रहे हैं कि हमें चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाए। अगला स्टेप आता है एबनॉर्मल लॉस। 3-4 मेन वैरायटीज़ हैं जो प्रोसेस में होती है। नॉर्मल लॉस की आपको ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, एबनॉर्मल लॉस गेन की ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का पता होना चाहिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पता होना चाहिए। इन 4 चीज़ों की ही वैरायटियाँ आपस में गोल गोल घूम रही होती हैं। एबनॉर्मल लॉस की तरफ आते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड था, हमें पता है कि 100 कुर्सियाँ बनाएंगे तो नॉर्मली 5 ज़ाया होंगी। जब असल में देखा तो पता लगा 92 कुर्सियाँ बनी हैं और 8 ज़ाया हो गई, और आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? 5। तो ठीक है, आपने सारी कॉस्ट उठा के 95 कुर्सियों को चार्ज करनी थी, लेकिन इस दफ़ा जुल्म ये हुआ कि 3 इजाफी लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ओवर एंड अबव हुआ है। अब बजाय इसके कि मैं 92 गुड यूनिट्स को चार्ज कर दूं सारी कॉस्ट, वो बेचारे मर जाएंगे, उनकी कॉस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं बाकायदा लॉस को रिकग्नाइज करूँ कि हाँ भाई 3 केजी या यूनिट का असल में एक बड़ा लॉस हुआ है, और उस लॉस को एक वैल्यू साइन करूँ कि ये लॉस इतनी वर्थ रखता है। तो अगर मैं एक बनी हुई कुर्सी को कहता हूँ कि ये मेरी 800 रुपये इस पर कॉस्ट लगी है, तो अब नॉर्मल लॉस की यूनिट को भी मैं कहूँगा कि 800 रुपये की कॉस्ट है। गुड यूनिट्स को तो मैंने कॉस्ट एलोकेट ही नहीं की थी, वो नॉर्मल लॉस को वो तो गुड यूनिट्स ने अब्जॉर्ब कर ली थी। अब नॉर्मल लॉस को मुझे फिनिश गुड्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फिनिश गुड वाली ही अमाउंट इसको लगानी पड़ेगी, फिनिश गुड वाला ही ट्रीटमेंट इसके साथ करना होगा, और शो करना होगा कि अब नॉर्मल लॉस है। अब कुछ टी अकाउंट्स बना के बताना होगा कि मेरे पास नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस इतना आया, इतनी रिकवरी हुई और इतना बच गया। अब नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। फार्मूले शार्मूले दिए हुए, आप इसको इग्नोर करें। ये नीचे पर यूनिट गुड आउटपुट का तरीका बताया हुआ है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। हम चलते हैं अपने टी अकाउंट की तरफ। 2000 लीटर इनपुट हुआ, 10% नॉर्मल लॉस हुआ, एक्सपेक्टेड आउटपुट था 1800, लेकिन असल में आउटपुट कितना हुआ? 1700। तो इसका मतलब है 1700 आउटपुट हुआ, नॉर्मल लॉस आपको पता था 200 होगा। 2000 पूरे करने के लिए आपको 100 रुपये की 100 यूनिट्स की एडजस्टमेंट करनी होगी। यानी अगर मैं टी अकाउंट की तरफ आऊँ तो टी अकाउंट में लेफ्ट पे 2000 एंटर हुआ और ये अमाउंट्स एंटर हुई। ये 2000 मैंने यहाँ टोटल लिख दिया और ये 4500 यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअल आउटपुट 1700, नॉर्मल लॉस हमने निकाले 200। तो जो बच गया गैप, ये 2000 पूरा करने के लिए जो 100 यूनिट्स का गैप या 100 लीटर का गैप बचा, वो क्या है? वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस के आगे उसके 100 यूनिट्स या 100 लीटर लिख दिए। अब वक्त आ गया इन सबके आगे वैल्यूज़ लिखने का। नॉर्मल लॉस की सवाल ने हमें कोई रिकवरी वैल्यू नहीं दी थी, तो नॉर्मल लॉस के आगे खाली छोड़ दिया। अब इसका मतलब है जो बच गया इन दो में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? ये 1700 यूनिट है और ये 100 यूनिट है, इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो 4500 है इसको मैं 1800 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये अमाउंट आ जाएगी, और इसको अगर मैं 1800 से डिवाइड करके 1700 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फिनिश गुड और एबनॉर्मल लॉस ये अब इक्वल रैंकिंग है, आपने इन सब दोनों के साथ सेम सलूक करना है। बात समझ आ रही है? हमें काफ़ी आगे तक जाना है तो रफ्तार भी तेज़ करनी पड़ेगी, लेकिन आपके चेहरों पे जो है ना वो एक्सेप्टेंस नज़र आएगी तो बात बनेगी, और परेशानी नज़र आए तो आपने मुझे रोक देना है, कहना है कि सर ये क्या है। लॉजिक समझ आएगी तो प्रोसेस कॉस्टिंग कभी मसला नहीं करेगी। अब मुझे पता है कि आपको अंदाज़ा है कि आप लोगों ने रट्टे मारे हुए होते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स की इस तरह की वर्किंग होती है, फलाना इस तरह से होती है, उसमें डाटा पुट कर दें जवाब निकल आता है। तो लॉजिक जैसी फालतू चीज़ के पीछे आप नहीं जाते, लेकिन सम टाइम पेपर में सवाल में लॉजिक आ जाती है तो वो फिर हमारा फॉर्मेट सब बेकार हो जाता है। परेशान नहीं होना, हम ये सारा करने के बाद फॉर्मेट पे भी जाएंगे, और फॉर्मेट भी फिर इस तरह से करेंगे कि एक सफ़ा याद करना होगा और आपका हर तरह का सवाल उससे पूरा हो जाया करेगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए एक दफ़ा मेरे साथ सफ़र ज़रूर करना है। सफ़र करा के एंड पे आपको जो है ना वो शॉर्टकट देंगे। अगर शुरू में शॉर्टकट दे दिया तो आप कहेंगे सर सफ़र लंबा लग रहा है, शॉर्टकट अच्छा लग रहा है, शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। ये बात समझ आई? 1700 और 100। अब आपने जो भी बचा है ना वो इन दो में बराबर रेशियो से डिवाइड करना है, उस रेशियो से जो इनकी आपस में रेशियो है 1700 यूनिट और 100 यूनिट्स वाली। अब नॉर्मल लॉस में अगर रिकवरी भी आ गई, लो जी, अब आपने अगर एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों लॉस में रिकवरी है तो नॉर्मल के सामने रिकवरी लिखनी है, एबनॉर्मल के सामने तो आपने इसको जो अमाउंट एलोकेट हो रही है वो लिखे हैं। अगर रिकवरी है तो फिर साइड पे ले जाए नॉर्मल लॉस को, कहीं इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ, इतनी इसमें से रिकवरी हुई, अब असल में जो हमें नुकसान हुआ वो इतने रुपए का हुआ। तो अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी के टी अकाउंट में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नॉर्मल लॉस की रिकवरी हमेशा
टी अकाउंट में आएगी। 2000 लीटर है, 10% इनपुट था, 1800 होना चाहिए था, 1700 हुआ, 100 अब नॉर्मल लॉस है, और जो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की है वो 0.9 है, तो जो अब नॉर्मल लॉस की यूनिट है वो भी 0.9 करके बिकेंगे, और ये भी। अब देखते हैं टी अकाउंट कैसे बनेगा। ऊपर उन्होंने अपने तौर पे वर्किंग बनाई हुई है, ये ICAP की किताब से मैंने उठाया है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम टी अकाउंट में सारी चीज़ें डाल दें तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। 2000 लीटर, इतना इतना खर्चा लगा, ये वही खर्चा बड़ी देर से देखते आ रहे हैं। ये 2000 इनपुट हुआ, और ये यूनिट्स है, और ये 4500 पैसे हैं। नॉर्मल लॉस के आगे उसकी रिकवरी वैल्यू लिख दी, तो 4500 में से 180 माइनस करें, 4320, ये अमाउंट बची। ये अमाउंट अब आउटपुट और अब नॉर्मल लॉस में उसकी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, 1700 और 100। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4500 को 1800 यूनिट्स पे, तो जवाब हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल 2.4। तो अब 1700 को और 100 को 2.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जवाब आ जाएगा। यूँ समझें 4500 में से 180 माइनस करने के बाद जो बच गया, आपने उसको 1700 और 100 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है? आपने क्या करना है, फिनिश गुड अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सेम रखना है। अब आप कहेंगे सर बाकी सब सही है, इसकी रिकवरी कहाँ गई? अब नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है उसके लिए फिर हम टी अकाउंट बनाएंगे अब नॉर्मल लॉस का अपना। हम कहेंगे भाई अब नॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है 100 लीटर 240। आपको एंट्री पढ़नी आती है ना, ये अगर एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है लेजर में राइट पे, यहाँ लिखा हुआ है अब नॉर्मल लॉस, और यहाँ लिखा हुआ है 240 रुपये और 100, और ऊपर प्रोसेस, तो किसी लेजर के अगर राइट पे कुछ लिखा हुआ है तो अगर मैंने इसकी एंट्री पढ़नी है तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा दिस इज एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस एक्स? याद है बचपन में इस तरह से एंट्रियाँ पढ़ते थे, एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस क्रेडिट। तो जब इसी एंट्री को मैं एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में दिखाऊंगा तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस क्रेडिट। यहाँ 100 यूनिट्स आ गए, यहाँ पैसे आ गए। राइट पे मैं ये कहूँगा कि 100 की मुझे 100 यूनिट्स पे 90 रुपए की रिकवरी हो गई है, जो 150 बच गया वो बेसिकली लॉस हुआ है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जी आपको क्या रिकवरी हुई है, कितना लॉस हुआ है, तो हम कहेंगे कि जी हमें 300 यूनिट हमारे ज़ाया हुए हैं, लेकिन इस पे 270 की हमारे पास रिकवरी हुई है, कैश में हमारे पास इतना आ गया। तो आप एक टी अकाउंट बना के उसमें दिखा देते हैं कि नॉर्मल लॉस से कितना है, अब नॉर्मल लॉस से कितना आया, अब नॉर्मल लॉस को दिखा देते हैं लॉस कितना था, रिकवरी कितनी हुई, कितना नुकसान हुआ। डन। अब यानी कि नॉर्मल लॉस 200 का हुआ, उसकी रिकवरी वैल्यू 180 थी, तो हमने 180 को प्रोसेस में डाल दिया और कुछ नहीं किया। जबकि यहाँ रिकवरी वैल्यू 90 थी, 90 को हम लोगों ने अब नॉर्मल लॉस में से नेट करके कहीं और साइड पे करके दिखा दिया, प्रोसेस अकाउंट को ख़राब नहीं किया। प्रोसेस अकाउंट में अब नॉर्मल लॉस पूरी वैल्यू पे 240 पे दिखाया। अब नॉर्मल गेन, लो जी कभी कभी उलट भी हो जाता है। आपने 100 यूनिट 100 कुर्सियाँ बनानी थी, और आपको पता है कि नॉर्मल लॉस के बाद कुर्सियाँ बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा 95, लेकिन असल में जो कुर्सियाँ बनी वो तो 97 बन गई। आपने सोचा था 5 का नॉर्मल लॉस होगा और आपको 5 का भी नहीं हुआ, आप रिवर्स में चले गए। अब आपने एक पूरी कैलकुलेशन बनाई हुई थी, आपने पूरा हिसाब किताब बनाया हुआ था, तो अब नॉर्मल गेन को आप एक बेनिफिट ट्रीट करेंगे और इसको भी एक वैल्यू असाइन कर देंगे, उसी तरह से जिस तरह से आप अब नॉर्मल लॉस को वैल्यू असाइन कर देते थे। टी अकाउंट में इसको दिखाने के लिए हम अगर इसके आगे नेगेटिव वैल्यू दिखा देंगे तो चीज़ें हमारी बड़ी ईजीली हो जाएंगी। इस दफ़ा सब कुछ वही है, और 1800 लीटर होना चाहिए था, लेकिन असल में कितना हुआ 1850। तो अब आप नॉर्मली टी अकाउंट बनाते हुए अक्सर किताबें या ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे अब नॉर्मल गेन लेफ्ट साइड पे आता है। अब चूंकि हम टी अकाउंट में देख रहे हैं कि अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को, तो अब नॉर्मल गेन या लॉस है तो आउटपुट, लेकिन ये रिवर्स आउटपुट है, ये नुकसान नहीं दे रहा, ये फ़ायदा दे रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, इधर से 2000 लिखें, इसका टोटल 2000 लिखें, इधर वो कॉस्टें लिखें, ये दोनों चीज़ें यहाँ एज इट इज़ लिख दें। आउटपुट 1850 लिख दिया, नॉर्मल लॉस 200 लिख दिया जो आपके फार्मूले से आया था। तो 1850 और 200 को ऐड करें तो वो तो 2050 बन रहा है, और आपको चाहिए कितना, तो इसका मतलब 50 नेगेटिव में आपका अब नॉर्मल गेन हो गया है। अमाउंट में भी आप अब नॉर्मल गेन को जो अमाउंट एलोकेट करेंगे वो माइनस में करेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, 4500 टोटल है, 200 तो नॉर्मल लॉस है, तो 200 के अलावा कितना बचता है, 2000 में से 200 निकाल दें, कितना बचता है 1800। 4500 को 1800 पे डिवाइड किया, 2.5 आया। 2.5 को इस आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया और 2.5 को इस नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एग्जैक्टली वही 4500 टोटल बन जाएगा। तो अगर हम शुरू से आदत डाल लें कि अब नॉर्मल गेन लॉस में डेबिट क्रेडिट ना हिलाएं, हम इसी साइड पे आके अब नॉर्मल
गेन को रिवर्स में करके लिखते हैं, तो उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। अब नॉर्मल गेन में अगर रिकवरी वैल्यू भी आ जाए, आपको पता है रिकवरी वैल्यू तो हम टी अकाउंट में दिखाते नहीं, हम नॉर्मल लॉस वगैरह की वो तो अलग से ले जाते हैं। तो 2000 इनपुट हुआ, 3600 और 900 इसकी वैल्यू थी, आउटपुट 1850 है, नॉर्मल लॉस 2000 है और अब नॉर्मल गेन है 50। नॉर्मल लॉस के आगे उसकी रिकवरी वैल्यू लिख दी, तो 4500 में से 180 माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 1800 पे डिवाइड कर देंगे। वही पर यूनिट 1825 से मल्टीप्लाई होगा, वही 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में। इस दफ़ा अब नॉर्मल लॉस का जो अकाउंट बनेगा, जो टी अकाउंट बनेगा, वो रिवर्स बनेगा। अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनेगा और इसमें इस साइड पे हमारा लॉस नहीं गेन आ रहा होगा। हम कहेंगे जी हमारा 50 यूनिट है जिस पे 120 का गेन आया और फिर इसकी रिकवरी नहीं होगी। वो जो हम दिखा रहे हैं ना नॉर्मल लॉस की इतनी रिकवरी, इसमें से उतनी रिकवरी माइनस हो जाएगी। हम कहेंगे कि जी इसमें जो स्क्रैप है वो 50 है, यानी कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी इसमें से एडजस्ट करके और 75 का हम गेन दिखा देंगे। यानी कि टेक्निकली क्या हुआ कि नॉर्मल लॉस हमारा 200 यूनिट का हुआ था, 180 रुपये उसने फ़ायदा दिया था हमें, और अब नॉर्मल गेन ने हमें 50 लीटर उसमें से नेट करवा दी, क्योंकि अब नॉर्मल गेन में अब रिकवरी नहीं होगी। तो मैं ये कहूँगा कि 180, ये 200 यूनिट पे 180 की रिकवरी, लेकिन असल में तो 150 यूनिट्स पे रिकवरी होनी है ना, 50 तो बेकी नहीं रहे। तो रादर देन कि मैं यहाँ इसको वो कर दूँ, मैंने 50 की रिकवरी यहाँ दिखा के नेट करके कह दिया लो जी अब मुझे कैश 150 लीटर का मिलेगा 135 रुपया। तो आप एक टी अकाउंट बना के एक तरफ एबनॉर्मल, एक तरफ नॉर्मल लॉस दिखा देंगे, एक तरफ उसकी रिकवरी दिखा देंगे जो एबनॉर्मल गेन की है, और जो नेट अमाउंट है वो डाल देंगे। ये टी अकाउंट में सिर्फ एबनॉर्मल गेन ने अपनी जगह लेफ्ट से राइट की तरफ की है। जो पीछे टी अकाउंट देखे थे लॉस इधर था, रिकवरी लॉस लेफ्ट साइड पे था और रिकवरी राइट साइड पे थी। इस वाले में गेन इधर है और रिकवरी इधर है, और फिर उसको नीचे इस तरह से दिखाया है। मुकाबला लंबा है। अगर देखिए तो नॉर्मल लॉस पे 180 रुपये आपको रिकवरी होनी थी, लेकिन अब नॉर्मल गेन के 50 यूनिट पे 45 की रिकवरी नहीं होनी। इन 200 में से 45 की रिकवरी नहीं होनी, तो नेट करूं तो 135 इज़ द थिंग। यानी अगर मैं गौर से देखूं तो 150 यूनिट्स पे 0.9 की रिकवरी होगी, बाकियों पे नहीं होगी। लेकिन प्रोसेस में हमने पूरे प्रोसेस को दिखाना है ताकि वो एलोकेट होता चला जाए। क्या प्रैक्टिस एग्जाम्पल स्किल तैयार है? क्या अगर इस तरह का सवाल आपके पास आ जाए कि 90,000 मटेरियल की कॉस्ट हो, कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो इतनी हो, इतने यूनिट्स इन हुए और इतने आउट हुए, 40,000 इन हुए, 36,000 आउट हुए, और उन्होंने कहा नॉर्मली हमें पता लगता है कि 7.5% यूनिट जो स्टार्ट हुए हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, यानी कि आपके इनपुट का 7.5%, 40,000 का 7.5% कितना बनेगा भला? कितना? 3,000 बनेगा। तो इसका मतलब 40,000 इन हुआ, 3,000 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया, 36,000 हमारा आउटपुट है, तो बचा क्या? 1,000 अब नॉर्मल लॉस होगा, और रिकवरी वैल्यू भी दी हुई है 1.8 पर यूनिट। तो हम 3,000 के आगे 1.8 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यानी कि प्रोसेस अकाउंट में 40,000 इधर आया, ये 90,000 उसकी कॉस्ट लगी, ये हमने यहाँ लिखा 36,000 फिनिश गुड, 3,000 नॉर्मल और 1,000 अब नॉर्मल, और फिर वही काम किया फिनिश, वो जो नॉर्मल लॉस के सामने उसकी रिकवरी वैल्यू लिख दी उस रेट से जो रेट बताया हुआ था। जो बच गया एक 62,650 में से 5400 माइनस कर दिया, जो बच गया उसको हमने अब 37,000 पे डिवाइड कर देना है। तो यूँ समझे कि अब नॉर्मल लॉस और फिनिश गुड को हमने प्रो रेट कर देना है, इनको प्रोपोर्शनेटली उतनी चीज़ एलोकेट कर देनी है। क्या बात समझ आ रही है क्लियरली? अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट उसी तरह से कि एक तरफ लॉस आ गया, एक तरफ रिकवरी आई, और जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे चला गया। इतना स्टार्ट हुआ, इतना लॉस हुए, इतने ट्रांसफ़र हुए, इतना ऐसे हुआ ऐसे हुआ, इसी तरह से प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो इसके भी अगेन मतलब ये है कि अगर हम गौर से देखें तो 5% नॉर्मल लॉस का मतलब है कि 60,000 के ऊपर 5% अगर लॉस हो कितना होगा? 3,000, और ट्रांसफ़र जो हुए हैं वो 55,000 हुए हैं। इसका मतलब है कुछ और लॉस भी हुआ है अब नॉर्मल, तो उसका ट्रीटमेंट है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो जिसकी आप वर्किंग कर सकते हैं और उसी तरह से टी अकाउंट बना सकते हैं। वक्त ज़्यादा होता तो इसकी टी अकाउंट बना के थोड़ा सा खेलते, लेकिन हमारे पास उतना वक्त शायद नहीं। लें जी,
हमने नॉर्मल लॉस की गेमें समझ ली, अब नॉर्मल लॉस की गेम समझ ली। अब बात आ गई है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की। अब इस दफ़ा एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको दरमियान में एक एडिशनल चीज़ भी मिल जाएगी। यहाँ पे एक इनपुट हुआ होगा फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स का, यहाँ पे आउटपुट हुआ होगा शायद 7,000 हमारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए होंगे, हमने ट्रांसफ़र कर दिए होंगे, 1,000 का शायद लॉस हो गया हो, और 2,000 शायद ऐसे हों जो अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, शायद अभी कंप्लीट ही नहीं हुए। अब हम फंस गए, हमारी जितनी भी कॉस्ट यहाँ आ रही होगी वो हमने सब पे एलोकेट करनी होती है, लेकिन ये भाई साहब तो पूरे कंप्लीट ही नहीं हुए। तो बड़ा जुल्म हो जाएगा कि हम इनको भी पूरी अमाउंट एलोकेट कर दें और ऊपर वालों को भी पूरी अमाउंट एलोकेट कर दें। हमारा यहाँ जितना भी खर्चा इनपुट हुआ है वो इस पे पूरा लगा है, इन पे पूरा लगा है, लेकिन ये वाले भाई साहब पे शायद 60% लगा है, 70% लगा है, इस तरह से। तो फिर एक डिफ़िकल्टी लेवल आ जाता है कि आपकी एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आता है जिसकी एक ख़ास स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, ख़ास लेवल तक वो रेडी हुआ होता है। फिर क्या करते हैं हम इसमें, हम क्या करते हैं, हम जो भी इनपुट की कॉस्ट है उसको शेयर कर देते हैं बिटवीन फिनिश आउटपुट एंड अनफिनिश। फिनिश आउटपुट और अनफिनिश के दरमियान हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये जो है वो साफ कर दूँ थोड़ा सामने से, इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ले आएंगे। यानी मैं ये कहूँगा कि वो 200 यूनिट जो हमारे पास हैं, अगर वो 50% कंप्लीट हैं तो टेक्निकली वो 100 यूनिट्स हैं। एक कुर्सी पे लगते हैं 800 रुपये, तो 2 कुर्सियों पे कितने लगेंगे? 1600। तो 10 कुर्सियों पे कितने लगेंगे? 8000। सीधी सी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुर्सियाँ सारी 70% तैयार हैं। 10 कुर्सियों पे हमारा कितना लगा है? 8000। 10 कुर्सियाँ तो हैं, लेकिन 10 की 10 70% तैयार हैं, तो हर कुर्सी पे 70% खर्चा लग चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि 800 मेरा खर्चा था एक कुर्सी का, अगर मैं इसका 70% लूँ 560, तो मेरा हर कुर्सी पे 560 लगा है, और कुर्सियाँ कितनी हैं? 10। तो टेक्निकली 5600 मेरा खर्चा लग चुका है। तो जो बच गया अब वो फिनिश गुड्स को जाएगा। अब रादर देन मैं इतनी मुश्किल में आ जाऊँ कि मैं पहले उसका 70% निकालूँ, फिर टोटल से मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसको एलोकेट करूँ, मैं एक इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात करूँ। मैं कहूँ भाई 10 कुर्सियाँ हैं और 10 कुर्सियाँ 70% कंप्लीट हैं, तो कह दो कि 7 पूरी कुर्सियाँ बनी हुई हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मैं फिनिश गुड्स को भी नंबर ऑफ यूनिट्स में लेके चल रहा हूँ, इसको भी नंबर ऑफ, अगर मैं उनको नंबर ऑफ यूनिट्स में लेके चलूँ और उसको परसेंटेज में लेके चलूँ तो ये आपस में टकरा जाएंगे। तो रादर देन कि मैं कहूँ 10 कुर्सियाँ 70% कंप्लीट, मैं कहूँ 7 कुर्सियाँ पूरी कंप्लीट। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो मैं कहूँ 10 कुर्सियाँ 70% कंप्लीट इज इक्वल टू 7 कुर्सियाँ, यानी अब मैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन इन 10 कुर्सियों को 7 कुर्सियाँ कहना शुरू कर दूँ। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। 400 यूनिट अगर 20% कंप्लीट है तो मैं कहूँगा 80 यूनिट 100% कंप्लीट है। तो जब जब भी मैंने एलोकेट करना होगा यूनिट्स को, तो मैं इसको इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से एलोकेट कर दूंगा, तो ये मसला हल हो जाएगा हमारा कि वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट किस तरह से एलोकेट करनी है। बात समझ रहे हैं? देखते हैं थोड़ा। जब हम इस तरह से करते हैं ना इस कॉन्सेप्ट को, तो हमें 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। एक को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, एक को हम कहते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और तीसरा है एलोकेशन जो फिनिश गुड्स और इन चीज़ों को हो रही होती है। यानी सबसे पहले ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है, 4000 यूनिट हैं, 3500 कंप्लीट हुए हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 500 है, और लॉस शॉस नहीं दिया हुआ, शुक्र है, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक वक्त में 2 खिचड़ियाँ ना हो। 500 यूनिट की क्लोजिंग इन्वेंट्री 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं सारा डायरेक्ट मटेरियल बिगनिंग में ऐड हो रहा है। तो अगर कुर्सियों पे सारी लकड़ी लग चुकी है तो लकड़ी की मद में तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लेबर और ओवरहेड अभी 70% लगे हैं, बाकी नहीं लगे। तो इसका मतलब अब उन कुर्सियों को लेबर मटेरियल के हिसाब से हिसाब लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग बनाते हैं। हम कहते हैं जी टोटल यूनिट फिनिश गुड्स के 3500 हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 500 हैं। ये फिनिश गुड्स हर हवाले से 100% कंप्लीट है, लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से और 40% कंप्लीट है कन्वर्जन के हिसाब से। तो इसका मतलब मटेरियल के हिसाब से तो 3500 फिनिश गुड्स और 500 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 4000 के 4000 मटेरियल की टर्म में पूरे हैं। तो मटेरियल का खर्चा है वो तो पूरे के पूरे 4000 यूनिट्स पे डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन जो लेबर का खर्चा इन 3500 पे पूरा लगा है और इन 500 पे 40% लगा है। और हमने कहा था कि 500 पे 40% का क्या मतलब है? 200।
तो जो लेबर का खर्चा है वो 3700 यूनिट्स पे लगा है और जो मटेरियल का खर्चा है वो 4000 यूनिट्स पे लगा है। तब असूलन मुझे मटेरियल के खर्चे को 4000 यूनिट्स पे स्प्रेड कर देना चाहिए और लेबर के खर्चे को 3700 पे स्प्रेड कर देना चाहिए और दोनों को टोटल करके मैं टोटल खर्चा निकाल लूँ। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ रही है? पक्का? ज़रा से भी डाउट है तो बता देना है। क्या कन्फ्यूजन है? सब क्लियर है? सब क्लियर है? पक्का? डन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा 24,000 मटेरियल का टोटल खर्चा है, उसको हम 4,000 पे डिवाइड कर देते हैं 4,000 यूनिट्स पे, तो 6 पर इक्विवेलेंट यूनिट। और कन्वर्जन कॉस्ट 7,400 है, इसको 3700 4 पे नहीं 3700 पे डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो वर्क इन प्रोसेस पे 6 और 2 रुपये लगेगा और फिनिश गुड की कॉस्ट बन जाएगी हमारी 8 रुपया। तो 8 रुपये को उठा के फिनिश गुड से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 और 2 को मैं वर्क इन प्रोसेस की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही हमारा मशहूर ज़माना टी अकाउंट बनाया, लेफ्ट पे 4000 यूनिट लिखे, उनके आगे मटेरियल की कॉस्ट लिख दी, कन्वर्जन कॉस्ट लिख दी। ये जो ग्रैंड टोटल है ये फ़ौरन से हर स्टेप के नंबर है ना, तो आप जितने काम फौरी हो रहे हैं वो तो करते चले जाया करें। यहाँ लिख दिया फिनिश गुड 3500 लिख दिया, क्लोजिंग वर्क 500 लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको एलोकेट क्या करूँ। इस दफ़ा मैं 31,400 3500 और 500 की रेशो में डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 500 पूरे नहीं है और 3500 पूरे हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बन रहे हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स अभी हमने निकाले कि इसके 4000 यूनिट्स बन रहे हैं और इसके 3700 यूनिट्स बन रहे हैं। तो अब हमें जो रेशो में डिवाइड करना चाहिए वो 3700 और इसकी रेशो में डिवाइड करना चाहिए। फिनिश गुड्स 3500 6 और 2 रुपये 8 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 28,000 आ जाएगा। और वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हवाले से 500 यूनिट इंटू 6 और कन्वर्जन के हिसाब से 200 यूनिट इंटू, इनको ऐड करें, ये 3400, ये 3400 यहाँ लिखा, ये 28,000 यहाँ लिखा। अगर टैली ना हो तो मेरी वर्किंग में मसला होगा। टी अकाउंट हमेशा आपको बता दिया करेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर कुछ राउंडिंग ऑफ है, कुछ डेसिमल है, तो शायद आपका 4 5 10 15 रुपए का फ़र्क पड़ जाए। मिलियंस में बात हो रही है तो शायद चंद हज़ार में भी फ़र्क पड़ जाए। उतने को आपने इग्नोर करना है, वो राउंडिंग ऑफ के फ़र्क है। क्या ये डिवीजन समझ आई फिनिश गुड और इसमें? मैं कहता हूँ सबको अगर हम एक फॉर्मेट पे ले आए ना, वो जो 3 स्टेटमेंट्स थी, अगर मैं एक सफ़े पे ले आऊँ तो कितना मज़ेदार हो जाए। मैं ऊपर लिख दूँ मटेरियल, लेबर और अगर कहीं ओवरहेड हो या अगर कन्वर्जन कॉस्ट इकट्ठी दी हुई है लेबर और ओवरहेड तो मैं एक कॉलम बना दूँ। यहाँ लिख दूँ वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज कितनी है 100 और 40। वर्क इन प्रोसेस की यूनिट्स 500 थे तो 100% के हिसाब से मटेरियल 500 और वर्क इन प्रोसेस 200। तो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 3500। फिनिश गुड्स में 3500 डाल दूँ तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बने 3500 और 500 4000, 200 और 3500 3700। तो अब मटेरियल का खर्चा मटेरियल पे मल्टीप्लाई होगा, लेबर का खर्चा लेबर पे मल्टीप्लाई होगा, फिनिश गुड में सारा ओवरऑल खर्चा। कॉस्ट कितनी इंकर हुई है मटेरियल पे, कितनी हुई है 24,000 हमारे एग्जांपल में, और लेबर पे सवाल में दी हुई थी कि मटेरियल पे 24,000 और लेबर पे 24,000 और 7,400 लगाया। जब इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास पर इक्विवेलेंट यूनिट 6 और 2 आ गया। अब वर्क इन प्रोसेस को लोकेट करना है तो 500 यूनिट 6 से मल्टीप्लाई होंगे 3,000, 200 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई होंगे 400, ये वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है। और फिनिश गुड्स यहाँ 3500 थे, 3500 को मैं पूरे रेट से मल्टीप्लाई करूँगा 6 जमा 2, क्योंकि उसमें मटेरियल लेबर दोनों 8, ये 28,000 आ गया। 28,000 और 3400 को अगर मैं अपने टेबल में डालूंगा तो मेरा टेबल टैली हो जाएगा। बात समझ आई? तो जब भी वर्क इन प्रोसेस आ जाए अपनी सारी स्टेटमेंट्स एक जगह पे बना सकते हैं। तो पीछे मेरी गंदी सी राइटिंग का फॉर्मेट था, अगर साफ़ सुथरी राइटिंग में फॉर्मेट चाहिए तो ये है। यहाँ वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज लिख दिया करनी है इन सारी चीज़ों की। यहाँ वर्क इन प्रोसेस के जितने भी यूनिट्स हैं उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके लिख दिया करना है। यहाँ कंप्लीट यूनिट लिख के आउटपुट में भी डाल दिया करने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट में उन सबको टोटल कर लिया करना है। कॉस्ट जितनी लगी है यहाँ लिखनी है, डिवाइड करना है तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और फिर आपने वर्क इन प्रोसेस को एलोकेट करते हुए इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और फिनिश गुड को एलोकेट करते हुए इन 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिनिश गुड की इन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, वर्क इन प्रोसेस के इसको ये 6 को 500 से और 2 को 200 से, और जवाब निकल आएगा। तो मैंने साथ ना ग्रिड में चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन अभी इसे नोट करने का फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि अभी इसमें और चीज़ें भी ऐड होनी है। तो अल्टीमेटली चलते चलते हम एक ऐसे फॉर्मेट पे पहुंच जाएंगे जिसमें आप डाटा डालेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको पीछे की रूट कॉज लॉजिक पता होनी चाहिए। क्या लॉजिक हमें समझ आ रही है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से क्या एक्स्ट्रा हुआ, आपने
तीन नई वर्किंग्स ले आए आपने। पहले जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो निकाले, फिर कॉस्ट लिखी, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट लगाई और फिर एंड पे उसको एलोकेट कर दिया। वर्किंग प्रोसेस की प्रैक्टिस एग्जांपल लें जी, तेज़ी से देखते हैं। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 0 है, शुक्र है। यूनिट 14,000 इन हुए हैं, 10,000 आउट हुए हैं और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है 4,000, 70,000 का मटेरियल और 48,000 का कन्वर्जन है। सिर्फ प्रोसेस 1 की बात करते हैं। प्रोसेस 1 में 14,000 इन हुआ, 70,000 उसकी कॉस्ट थी और 48 ये थी, ये टोटल हो गया। ये टोटल क्या करूं, फौरन से यहां लिख लूं। अच्छा, फिनिश गुड 10,000 और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 4,000। प्रॉब्लम है कि ये दो कहां से आएंगे, ये दो आएंगे उस वर्किंग से। सवाल ने हमें क्या बताया, इनकी परसेंटेज कंप्लीशन। उन्होंने कहा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो 50% कंप्लीट है। मटेरियल प्रोसेस के स्टार्ट में ऐड हुआ है, तो स्टार्ट में ऐड हुआ है तो इसका मतलब है एंड पे मटेरियल तो पूरा लग गया है, लेकिन लेबर और ओवरहेड जो है वो कितने लगे हैं, वो 50% कंप्लीट है। तो अब मटेरियल 100% और कन्वर्जन 50%। कितने यूनिट थे वर्किंग प्रोसेस के, 4,000, इतने ही थे, ये नीचे दिए हुए 4,000 यहाँ डाले, 4,000 का 100% और 4,000 का 50% यहाँ आ गया। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, 10,000 लिख दिए, फिनिश गुड में 10,000 आ गया। टोटल करते हैं, ये 14,000, ये 12,000 और ये 10,000। कॉस्ट कितनी लगी है, ये लिखी हुई आ रही है 70,000 और 70,000 मटेरियल की कॉस्ट है और कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है 48। तो इस 70 को 14 पे डिवाइड किया इक्विवेलेंट यूनिट्स पे, तो 5 रुपये पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। इस 48 को 12 पे डिवाइड किया, 4 रुपये पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। और फिनिश गुड के लिए 5 जमा 4 को जमा किया, 9 आ गया। तो 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से 90,000 आ गया। एक आसान हल है, लेफ्ट वाली कैलकुलेशन नहीं भी की, यहाँ 90 लिखा तो जो बैलेंसिंग है वो किसका होगा, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का होगा। लेकिन अगेन हमें ये पता हो कि उसके पीछे वर्किंग क्या चल रही है। ये मल्टीप्लाई हो के ये 4,000 यूनिट्स 5 से मल्टीप्लाई हुए और 2,000 यूनिट्स 4 से मल्टीप्लाई हुई, जवाब आया। ये 28,000 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया, ग्रैंड टोटल की आपस में टैली। प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 में उन्होंने क्या किया हुआ था, 10,000 था, 1 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस था, 9 फिनिश गुड था, 90,000 पिछले वाले प्रोसेस से आ रहा था, 57 और 36,000 इस दफ़ा उस पर मटेरियल और वो कन्वर्जन और एडिशनल मटेरियल लग रहा था। उसी तरह टी अकाउंट बनाया, 10,000 पीछे से यूनिट आए, 90,000, 36,000 कन्वर्जन कॉस्ट है, 57,000 मजीद मटेरियल इसमें पैसे ऐड हुए। यही टोटल हमने यहाँ लिख लिया, ये 9,000 1,000 यहाँ है। इन दो के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा। 100% 50% कंप्लीट, 1000 यूनिट 1000 और 500 हो गए, 9,000 तीनों जगह आ गया। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई, उसको हमने आपस में एलोकेट करके 12,000 इसका निकाल लिया और 1,71 इसका निकाल लिया। इस टेबल में डालने के बाद तो आपने सिर्फ फार्मूलों को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करना है। क्लियर? आखिरी मसला, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट मसला, आपने नोट किया है कि हमारा जो फर्स्ट सेशन है वो इसका है प्रोसेस का और सेकंड में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट प्रोसेस से ही निकलता है, तो मैंने मार्जिन ये रखा हुआ है कि प्रोसेस पे हम बेस बनाते हुए अगले सेशन में भी अगर इस पर बात चल रही हो तो कोई मसला नहीं, उसके साथ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट डाल देंगे। वेरिएंस मैंने अगले सेशन में लिखा हुआ है कि बीच में ऐड हो जाए, ना ऐड हो, आखिरी सेशन भी हो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रोसेस और जो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अब एक प्रॉब्लम आ गया, जैसे ही आपने काम करना शुरू किया आपके पास कुछ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है जो 70% कंप्लीट हुआ है। भाई पिछला टाइम पीरियड खत्म हुआ होगा, आपकी कुर्सियां 70% कंप्लीट थी, आपने क्लोजिंग में डाल दी। अगला टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, यही 70% कंप्लीट हुई हुई कुर्सियां दोबारा आ गई। लेकिन अब इन 70% कुर्सियों पे मजीद कितना खर्चा करना है, 30%। इसका मतलब है अब हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज को रिवर्स में काउंट करना है। वो 70 है तो मैं कहूँगा 70 नहीं, मुझे 30% काम करना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे तो हमने कहा था ना 70% हो गया है, तो मैंने कहा था मेरा 70% कॉस्ट लग गई है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस रिवर्स में काउंट होगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मुझे मजीद कितना काम करना है, 30%। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर हो तो फिर क्या होगा, अजम्पशन नंबर 1, मैं पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा, फिर इस दफ़ा के यूनिट्स बनाऊंगा और एंड पे आउटपुट हो जाएगा। अजम्पशन नंबर 2, हम कहेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और इस दफ़ा के यूनिट्स आपस में घुल मिल जाएंगे। जो आउटपुट बना होगा हम पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से ओपनिंग वाले कितने हैं और इस दफ़ा वाले कितने हैं। फाइफो कहता है कि जो पहले आया वो पहले बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट कहता है कि सब घुल मिल जाएंगे। हमें एवरेज कॉस्ट बहुत पसंद है क्योंकि वो घुल मिलने की बात करता है, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, दोनों को अलग अलग पहचानना नहीं पड़ेगा।
तो अगर सवाल में वर्क इन प्रोसेस आ जाए ओपनिंग, तो क्या होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स में अब आप जो है वो सारा काम उसी तरह से कर रहे होंगे, इवैल्यूएशन वैसी होगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी अब आप कॉस्टों में ऐड कर देंगे। आपकी कॉस्ट होती थी मटेरियल की, लेबर की, अब आप उसमें ओपनिंग की कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, बाकी सारा काम आपका टेबल करेगा। तो दुआ किया करें कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एफको का आज एवरेज कॉस्ट, उसमें कुछ नया नहीं करना, सिर्फ कॉस्ट उनकी ऐड करनी है और साइड पे हो जाना है। वो फॉर्मेट खुद ही उससे लड़ता रहेगा। फॉर्मेट आपको याद है, वर्क इन प्रोसेस, प्रोपोर्शनेट यूनिट, कंप्लीट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट्स। नई चीज़ कहाँ चेंज हुई है, जो कॉस्ट है उसमें जो कॉस्ट थी उसको अब कह देना है कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग पीरियड। इस दफ़ा जो नई कॉस्ट आई है, और जो ओपनिंग कॉस्ट है वो ऐड कर देनी है बस, बाकी सब कुछ उसी तरह से ही है। यानी अगर मैं उसी तरह से सवाल देखूं, ओपनिंग इन्वेंट्री 3000 यूनिट्स की है, मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है 12600 का और 970 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट है मटेरियल में, और वर्क इन प्रोसेस 30% कंप्लीट है कन्वर्जन के हिसाब से। इनपुट हुआ 7000 यूनिट और 3000 यूनिट आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब ओपनिंग इनपुट है आपका, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, और 8000 और 2000 राइट साइड पे आएगा। पहले क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। क्वांटिटी में 3000 7000 इधर आएगा, 8000 और 2000 इधर आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं खर्चों की। ओपनिंग का खर्चा ऐड करके ओपनिंग के सामने लिख देना है, और इस दफ़ा जो खर्चा हुआ है हमारा डायरेक्ट मटेरियल पे 28000 और कन्वर्जन कॉस्ट पे 17430। ओपनिंग का खर्चा ओपनिंग के सामने लिख दिया उन दोनों को ऐड करके, 7000 के सामने मटेरियल का खर्चा लिख दिया और कन्वर्जन के सामने उसका खर्चा लिख दिया। ये साइड क्लियर हो गई। यही टोटल उठा के यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब ये दो चीज़ें चाहिए, फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस को क्या चार्ज करूँ, वही टेबल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस टेबल में कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये नोट करना है। सिर्फ आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नज़र आ रहा है। नई चीज़ आई है कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग, तो इनकट ड्यूरिंग पीरियड कितनी है, 28000 और 17430। और ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है, 12600 थी मटेरियल की कॉस्ट और 970 थी। बस सिर्फ ये नया काम आपने किया है। इसका टोटल निकला, टोटल को उससे डिवाइड किया, पर यूनिट आ गया, तो 4.06 मटेरियल है और 2 कन्वर्जन है, तो फिनिश गुड्स पे पूरा हो जाएगा। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, जवाब आएगा। जवाब लिखें, बैलेंसिंग फिगर ये हो सकती है। नहीं तो दूसरा काम करें, 2000 के वर्किंग प्रोसेस की यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4.06 से, और 1200 के वर्किंग यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से। इन दोनों को ऐड करें, 10,520 यहाँ लिखा, जवाब टैली हो गया। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस समझ आया। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस अगर एफको है तो मेरा अभी तक का जो फॉर्मेट है, मासूम सा फॉर्मेट है, उसी पे ही रहना है। सिर्फ जहां कॉस्ट लिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा खाना बना के ओपनिंग वालों की भी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट अलग से करके लिख देनी है। बाकी सारा काम आपका टेबल कर लेगा। और टेबल कर क्या रहा है, पीछे लॉजिक क्लियर है ना। लॉजिक क्लियर नहीं है तो हमारी सारी गुफ्तगू ही बेकार है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5 ओए होए अस्तगफिरुल्लाह, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रॉब्लम क्या है, अजम्पशन ये है कि जो पहले यूनिट्स आए हैं पहले उन पे काम होगा, वो कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद मौजूदा पे काम होगा। और जो बच गए होंगे क्लोजिंग में, वो मान लेंगे कि वो मौजूदा में से बचे हैं, ओपनिंग में से नहीं बचे। अब हर स्टेटमेंट में फ़र्क पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट इक्विवेलेंट यूनिट्स वाली, अब इक्विवेलेंट यूनिट्स में आप कहेंगे कि मैंने भी ओपनिंग पे भी काम करना है। ओपनिंग का यूनिट अगर 70% कंप्लीट है तो मैंने उस पर 30% और काम करना है। तो अब मुझे उस इक्विवेलेंट यूनिट्स में ऊपर ओपनिंग के भी डालने पड़ेंगे और रिवर्स परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। वहाँ 100 लिखा है तो यहाँ 0 लिखना होगा, वहाँ 70 लिखा है तो यहाँ पहला मसला। दूसरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से अब मैंने वो बाइफर्केशन नहीं करनी। ओपनिंग की कॉस्ट मैंने यहाँ नहीं डालनी, कॉस्ट उतनी डालनी है जितनी प्रोसेस की कॉस्ट होती है। नीचे फिर आपने जब इवेल्यूएट करना है चीज़ों को, तो फिर अब आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इवेल्यूएट करना है, क्योंकि अब आपने जो फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्ट के 3 कंपोनेंट बनाने हैं। एक कंपोनेंट ओपनिंग वालों पे कितना खर्चा हुआ, एक कंपोनेंट अभी कितना ऐड हो रहा है, एक कंपोनेंट उसकी एडजस्टमेंट में से वर्क इन प्रोसेस निकल के कितना चला गया, यानी अब फिनिश गुड बेचारा रह कितना गया है। तो इसको थोड़ा सा एक दफ़ा देखना पड़ेगा। चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगी फॉर्मेट में, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और उसके प्रोपोर्शनेट यूनिट और वो सब यहाँ आ जाएंगे। यूनिट्स जो कंप्लीटेड है ना वो लिखेंगे ड्यूरिंग पीरियड। अब यहाँ टोटल यूनिट्स नहीं आएंगे, भला क्यों? ओपनिंग यूनिट्स आपने ऊपर ले लिए हैं, 3000 ओपनिंग था, 7000 साल में लगा,
10,000 में से 8 बना और 2 नहीं बना। 3 ओपनिंग था, 7 बाद में आया, बना कितना? कम बना, 8 बना, 2 बना। अब आप उसकी बाइफर्केशन बनानी पड़ेगी। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो थोड़ी सी आसान एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको बात समझ आ जाए। मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ओपनिंग था हमारा 3,000, 7,000 हमारा बाद में आके बना। हम ये कहते हैं कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में बचे हुए हैं 4,000 और 6,000 हमारे फिनिश हो गए, और ये वर्क इन प्रोसेस है। क्लोजिंग अजम्पशन क्या है FIFO की? वो कहता है ये 3,000 तो पहले कंज्यूम हो गए, इस 6,000 में से 3,000 कौन से यूनिट होंगे? तो इस दफ़ा मजीद कितने कंप्लीट हुए? 3। तो यहाँ ये यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग में टोटल नहीं आएंगे, इस दफ़ा कितने बने वो आएंगे। तो जो भी हमारा फिनिश गुड्स है उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली चेंज क्या आई? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100 माइनस परसेंटेज उलट करके लिखना है, वो 70 है तो यहाँ 30 लिख देना है। दूसरी चेंज यूनिट्स कंप्लीटिंग ड्यूरेट पीरियड यहाँ पे आ जाएंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स में ये चेंज आ गया। आगे वही है कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड में 2 खाने नहीं है, एक ही खाना है। और एलोकेशन जो हो रही है उसमें फिनिश गुड्स की एलोकेशन थोड़ी ट्रिकी है, वो थोड़ी सी अगली शीट पे देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? लें जी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 12,600, 970, 3,000 यूनिट्स थे, 7,000 इनपुट हुआ, 8,000 आउटपुट है, 2,000 जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। सबसे पहले टी अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग 3, 7 ये, 8 ये, 2 ये टैली, ये 10 यहाँ लिखा, ये 10 यहाँ लिखा। फिर दूसरा क्या काम? ये खर्चा ओपनिंग का, ये खर्चा मटेरियल का, ये कन्वर्जन का। ये हमने क्या किया? यहाँ पे सारे खर्चे डालने शुरू कर दिए। अब मसला रह गया ये वाले 2 भाइयों का। ये कहाँ से निकलेंगे? ये निकलेंगे टेबल से, वर्किंग से। वर्किंग कैसे हुई? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है? 100% कंप्लीट है मटेरियल के हिसाब से, और 30% कंप्लीट है कन्वर्जन के हिसाब से। तो इसका मतलब मटेरियल पे कुछ और नहीं लगेगा, और कन्वर्जन 30% कंप्लीट है तो कितनी रहती है? हमने रिवर्स में करके लिख लिया। आगे ये आपको पता है कि प्रोपोर्शनेट यूनिट कैसे होंगे? 3,000 को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जवाब आ जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की परसेंटेज लिखें उसी तरह से, उसके यूनिट्स को उसी तरह से लिखें। ये नई चीज़ है ना, बाकी नीचे वाली तो हम करते आ रहे हैं। और यहाँ नई चीज़ क्या हुई? ड्यूरिंग पीरियड। ये इस 8,000 में 3,000 तो पहले ये ओपनिंग वाला कंप्लीट होगा, तो नया कितना है? 5। यहाँ हम 5 लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से, और ये जब आपको पता है 5 इधर आता है तो फिर इधर भी हम 5 लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट हमने सिर्फ वो ली है, ओपनिंग की कॉस्ट नहीं ली हमने, ये कॉस्ट नहीं ली, लेकिन ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट उठा के यहाँ पे लिख दी। 4 2.1 और यहाँ पे आ गया 6.1। इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट 6.1 है, और इसमें जो ओपनिंग है, ओपनिंग की कॉस्ट है जो ओपनिंग पे एक्स्ट्रा से खर्च लगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसी तरह से 8,000 और ये उसकी वैल्यू एलोकेट हो गई। एक आसान हल, जब इसकी वैल्यू लिख दें तो बेशक डिटेल वर्किंग में मत जाएं, फिनिश गुड्स को असाइन कर दें वैल्यू। सवाल में टाइम कम हो, वर्किंग करने का मूड ना हो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू जल्दी निकल आएगी, वो जल्दी से लेके लिख दें, और ओपनिंग के साथ वो जो फिनिश गुड है उसको बैलेंसिंग फिगर लिख दें, चल सकता है काम। सेकेंड लास्ट मसले के बाद आखिरी मसला। आखिरी मसला ये है कि एबनॉर्मल लॉस के साथ क्या करें। मतलब एक सवाल है कि एबनॉर्मल लॉस को हम फिनिश गुड माने या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माने। हम अभी तक क्या करते आए हैं? एबनॉर्मल लॉस को किसका भाई मानते थे? फिनिश गुड का, उस जैसा ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अगर हमें सेशन एंड पे पता लगा कि इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हम कहते हैं अब क्या करेंगे, तो फिनिश गुड बन चुका है। अगर 70% हम लेवल पे पहुंचे थे अभी अपने प्रोसेस में, अब तब पता लग गया लॉस का, अब इसका मतलब है कि वो जो एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है वो भी पूरे नहीं है, वो भी वर्क इन प्रोसेस है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस का आपको दरमियान में पता लग जाए तो इसके साथ हर वो सलूक करना है जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ हो रहा है। हर वो सलूक, जहाँ जहाँ उसकी परसेंटेज आ रही है, जहाँ जहाँ उसकी लोकेशन आ रही है, जहाँ जहाँ उसके साथ कोई सलूक कर रहे हैं, वो सलूक आपने एबनॉर्मल लॉस के साथ भी करना है। और अगर ये फिनिश गुड है तो जो फिनिश गुड के साथ सलूक हो रहा है किसी भी फॉर्मेट में, जो रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सारा काम हमने एबनॉर्मल लॉस के साथ करना है। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे यहाँ ना होने के बराबर देखा है कि वो फिनिश गुड एंड पे हमें पता लगे, हमें नॉर्मली दरमियान में पता लगता है।
तो यहाँ पे रूल क्या है? रूल ये है कि चलते चलते दरमियान में अगर लॉस हमें पता लगा है तो फिर ये ट्रीट होगा वर्क इन प्रोसेस की तरह, और अगर एंड पे पता लगेगा तो फिर कैसे ट्रीट होगा? फिनिश गुड्स की तरह। चेंजेस क्या आएंगी? एबनॉर्मल लॉस अगर एंड पे है तो यहाँ फिनिश गुड के साथ एक खाना बन जाएगा और वो सब वैसे ही कर रहा होगा जैसे फिनिश गुड में हो रहा है। बात समझ रहे हैं? और अगर ड्यूरिंग पीरियड आया तो जहां क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की दो लाइनें थी ना, परसेंटेज और यूनिट, यहां इसकी भी दो लाइनें आ जाएंगी, परसेंटेज और यूनिट्स। फिर नीचे जैसे कॉस्ट एलोकेट हो रही है वर्क इन प्रोसेस को, वैसी कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी ये वाले भाई को भी। यानी कि अब हमें यहाँ कॉस्ट एलोकेशन भी एबनॉर्मल लॉस को भी चार्ज करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, वैसे ही जैसे। तो एबनॉर्मल लॉस अगर दरमियान में हो तो कुछ नहीं सोचना, जो जो वर्क इन प्रोसेस के साथ सलूक कर रहे हैं वो सारा इसके साथ करते जाना है। और अगर एंड पे हो तो जो जो सलूक फिनिश गुड्स के साथ हो रहा है वो इसके साथ हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रही है? तो जब ये सारी लॉजिक्स हमारे पास आ जाए तो खिचड़ी इतनी पक चुकी है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एफको का, फाइफो का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लॉस है तो क्या करना है, लॉस नहीं है तो क्या करना है। अभी तो ये बात नहीं हुई कि लॉस की रिकवरी वैल्यू तो क्या करना है। जहाँ खर्चा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा, वहाँ से रिकवरी वैल्यू फिर उसकी माइनस भी करनी है। तो अगर अब तक लॉजिक सारी समझ आ गई, अब हमने सारी लॉजिक डिस्कस कर ली है, नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमें कोई भी सवाल दे दिया जाए, हम उसको अपने फॉर्मेट में डालें और मसला हल हो जाए। तो अब उस फॉर्मेट की तरफ चलता है। हम कहेंगे सर जो है ना वो सिर्फ समझाई जा रहे हैं, हमें बताएं रट्टा कैसे मारना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द जादुई फॉर्मेट। प्रोसेस के 113% सवाल इससे सॉल्व हो जाते हैं। अब नॉर्मल गेन आ गया इसमें ना 13% का। अब इस वक्त दिमाग उस तरह से चल रहा है ना, तो वो जितना सोचा उससे भी 13% ज़्यादा हो गया। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल जो आपसे इक्विवेलेंट यूनिट फलाना जो कुछ मंगवा रहा है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, फलाना मसला है, फलाना मसला, दिस इज़ द फॉर्मेट। आप चीज़ें यहाँ पे डालें और सारे मसलों का हल आ जाएगा। यहाँ ग्रिड में लिखा हुआ भी है कि किस में कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप परेशान ना हो। अगर आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मसला हो तो ये एक्स्ट्रा 2 लाइनें और ये वाली लाइंस आएंगी, तो ये 4 लाइनें एक्स्ट्रा आएंगी सिर्फ और सिर्फ तब जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो। फाइफो वाला। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एफको वाला होगा, ये हम उस ग्रुप में ये वाला सफ़ा अलग से शेयर कर देंगे। नोट कर लेते हैं, ये जो जादुई फॉर्मेट है इसको हम अलग से शेयर कर देंगे। ये फॉर्मेट अगर आपने एक दफ़ा ये जहन नशीन कर लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली तो कोई भी प्रोसेस का जितना मर्जी तकलीफ दे सवाल हो, आपने इस फॉर्मेट में डालते जाना है और प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो मेरे पास ये सोल्यूशन पहले मिनट से था, मैं पहले ही मिनट से आपको ये सोल्यूशन देते था। आप कहते हैं बस ठीक है सर, अब प्रोसेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मैंने आपको पहले लॉजिक्स, उसकी पीछे जो लॉजिक्स हैं वो समझाने की कोशिश करनी थी। इसको एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अगर एफ को हो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो सिर्फ ये एक नई लाइन ऐड होगी और कुछ नहीं होगा। इसी तरह से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर आ जाए तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस आ जाए तो ये 2 लाइनें इधर ऐड होंगी और ये 2 लाइनें, ये एक लाइन यहाँ ऐड होगी। एबनॉर्मल लॉस एंड हो तो ये ऐड हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो एट एनी गिवन टाइम यू कैन डू दिस के ठीक है जी, आप एक सवाल पे आए और उस सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस फाइफो एफ को नहीं है, आपने कहा अच्छा ये चीज़ फारिग हो गई। एबनॉर्मल लॉस उन्होंने कहा ड्यूरिंग प्रोसेस है, आपने कहा चलो ये चीज़ फारिग हो गई, इधर मैंने कुछ नहीं लिखना। आप फिर रिमेनिंग एरिया को अपने आराम से भर सकते हैं। आप भरते चले जाएंगे, उसने वो कर देना। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में जो एलोकेटेड टू फिनिश गुड है उसमें क्या होगा, उसमें 3 चीज़ें ऐड होंगी, N + O + P, O N और P। यानी कि फिनिश गुड करंट को इधर एलोकेशन आ रही होगी, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ, और यहाँ आपने जितना उस पर मजीद काम किया वो आ जाएगा। तो फिनिश गुड में 3 चीज़ें आ जाएंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जितना पहले खर्चा लगा था वो, प्लस इस दफ़ा कितना लगा, और प्लस इस दफ़ा वो जो बकाया 5000 यूनिट्स पे खर्चा लगा था वो इसमें आ जाएगा। तो आप जैसे इसको फॉर्मेट में डालते जाएंगे चीज़ें हल होती जाएंगी। वक्त बहुत कम है जी जी जी। ये वाला ये देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। इसका मतलब है अगर कॉस्ट एलोकेटेड टू फिनिश गुड्स करंट यहाँ लिखी हुई है और ओपनिंग फाइफो नहीं है तो बस यही जवाब है, क्योंकि नीचे इस वाले ने तीनों को ऐड करना है। तो आपको याद होगा
कि वहाँ सिंपल एक चीज़ मल्टीप्लाई होती थी, हम जवाब पे पहुँच जाते थे। लेकिन FIFO के ओपनिंग में जो है ना तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, आपको उसमें चीज़ें ज़रा ज़्यादा ऐड करनी पड़ती हैं। सवाल देखने की कोशिश करते हैं, वही सवाल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एफको के साथ 3000 12600 फलाना सारा डाटा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ दिखाना है कि जादुई फॉर्मेट पे क्या होगा। ओपनिंग एफको के साथ है, ये ख़त्म हो गया, ये लाइंस ख़त्म हो गई, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। आपने जनाब चीज़ें इसमें डाली 100% 60% अमाउंट्स यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए हैं ये टोटल किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, वही रेट निकाला, वही जवाब निकाला, उस तरह से एलोकेशन हो गई। सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, ये वही सवाल आपको दिखाया जो आपने भी देखा था। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस FIFO के साथ 0 और 70% वही, वो प्रोपोर्शनेट यूनिट ओपनिंग के, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। लॉस अभी नहीं है हमारे पास, अभी हम इजी हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग पीरियड, याद है 5-5 हज़ार हमने किया था, टोटल कर लिया, टोटल कॉस्ट निकाल ली, पर इक्विवेलेंट यूनिट 4 और 2.1 आई थी, आपको याद होगा, ये 6.1, ये इतनी एलोकेट हो गई और यहाँ इस खाने में आ गए। कॉस्ट एलोकेटेड टू करंट, ये 5000 6.1 से मल्टीप्लाई हुई, ये जवाब आ गया। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल में दी हुई है। कॉस्ट टू कंप्लीट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 0 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 0 हो गया, 2100 मल्टीप्लाई हुआ 2.1 से, जवाब हमारे पास आ गया। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? और लाइट की जाते साथ ही हाँ, वही हुआ जो होता है। इसका मतलब है कि ये मेरी डिवाइस का कसूर नहीं है, ये उस टेक्नोलॉजी का कसूर है जो उसके साथ कनेक्ट हुई हुई है। मैं भी बेचारी अपनी डिवाइस को सोच रहा था, रात में बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। तो क्या ये बात समझ आई? लेकिन ये अब माइंड कर चुका है, ये कहेगा नहीं मेरे साथ जो है ना वही सलूक होना चाहिए। अब हमें इसका फास्टेस्ट सोल्यूशन पता है, क्या करना होता है इसके साथ। घबराए तो नहीं बैठे, ज़्यादा इजी तो नहीं बैठे हुए, दरमियान में कहीं ये सोच रहे हैं कि ये वाकई सर कर रहे हैं तो हो रहा है, या वाकई इस जादुई फॉर्मेट से सब हो जाएगा, सारे सवाल हो जाएंगे 100%। सिवाय इसके कि उन्होंने को अपने तौर पर कोई मैथ की फनकारी लगाई हुई है, वो तो पहले आपको सीधी करनी पड़ेगी। आपको पता है लेटेस्ट पेपर में एक सवाल भी है प्रोसेस का, और कल हमने लेटेस्ट पेपर करना है। तो ये अभी तो प्रेजेंटेशन पे दिखा रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, उधर मैं ये एक एक करके फिगर इसमें जादुई फॉर्मेट में डाल डाल के आपको दिखा रहा हूँगा, तो चीज़ें और ज़्यादा बड़े मज़ेदार फ्लो में चल रही होंगी। कुछ वक्त से भी तो लड़ाई है ना हमारी। अगर लॉसेस भी आ जाएं इसमें तो अब क्यों घबराना है? अब जादुई फॉर्मेट हमारे पास है, उनसे पूछे हाँ भाई क्या लॉस, उन्होंने कहा जी हम यूनिट्स की इंस्पेक्शन करते हैं फिर हमें लॉस पता लगता है, जब यूनिट्स 50% कंप्लीट है हम उस वक्त इंस्पेक्शन करते हैं फिर हमें पता लग जाता है कि इसमें लॉस है। आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें बात आपकी समझ आ गई है। आपने क्या किया, लॉस यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिया। उन्होंने कोई रिकवरी वैल्यू दी है नॉर्मल लॉस की, वो कहते हैं रिकवरी वैल्यू 1 रुपए की है। तो एक दफ़ा अपना टी अकाउंट बना लें यहाँ जल्दी से। इन कितना हुआ है 4000, आउट कितना हुआ है 3000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है 500, नॉर्मल लॉस कितना है उन्होंने क्या कहा था 10% ऑफ इनपुट, 4000 का 10% कितना बनता है 400 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। तो फिर 100 का गैप कहाँ डालें, अब नॉर्मल लॉस क्वांटिटी पूरी ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि नॉर्मल लॉस इतने और एबनॉर्मल लॉस इतना है। अच्छा नॉर्मल लॉस कब पता लगता है, जब 50% कंप्लीट हो। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है हमारे पास 60%, इसका मतलब है इसके यूनिट्स को भी अभी लॉस पड़ गया होगा। अब एबनॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस के 500 यूनिट्स,
रिकवरी वैल्यू हमारे उस जादुई फॉर्मेट में यहाँ रिकवरी वैल्यू माइनस में लिखा हुआ था कि आपने माइनस में बतानी है। सब कुछ उसी तरह से 100%, 60% वर्क इन प्रोसेस, उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, लॉस की, अच्छा लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वही होगी जिस इंस्पेक्शन पे लॉस मिला है। भाई उन यूनिट्स को तो बनाना छोड़ देंगे ना फिर हम। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस कितने परसेंट कंप्लीट है? 50%। वो हमने लिखा, यहाँ पे अमाउंट्स निकाली, यहाँ पे कॉस्ट ड्यूरिंग वो ऐड की, ये माइनस किया, ये जवाब आया, पर यूनिट निकाला, इसका पर यूनिट आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आ गया। ये वहाँ लिख के बैलेंसिंग फिगर भी निकाली जा सकती है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं। तो वर्क इन प्रोसेस को आपने, वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स को आपने इस रेट से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया। इसी तरह से जो लॉस है उसके इक्विवेलेंट यूनिट को मल्टीप्लाई करें और जवाब नीचे आ जाएगा। दोनों जगह आपने जवाब पुट किए, आपने उसको बता दिया कि इसकी इतनी वैल्यू बनती है और आप फाइनली जवाब पे पहुंच गए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डाटा में डाल देंगे। हम किससे डरते हैं? एफको था, एफको में एक्स्ट्रा बात ये की है, बाकी सारा कुछ उसी तरह से ही है, बाकी सारा काम वही फॉर्मेट करी जा रहा है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एफको में अगेन मतलब हमने उसी तरह से डेबिट क्रेडिट इसके पहले टैली किए, नॉर्मल लॉस निकाला, उसकी बेस पे अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल लिया। लॉस और ओपनिंग फाइफो, ओपनिंग फाइफो है तो शुरू वाली वही परसेंटेज उसी तरह से आ गई, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं। करते 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 वही सारा जो फॉर्मेट है जिस तरह से हम करते जा रहे हैं। ये नहीं कि बस आपने डाटा उठाना है और इस फॉर्मेट में डालना शुरू कर देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, लॉस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये हमने कुछ वर्किंग वगैरह की थी। पास पेपर्स की प्रैक्टिस, अब पास पेपर हमें परेशान नहीं करेंगे। पहले हर सवाल अलग से समझना पड़ता है, उसमें क्या है, इसमें क्या है। सवाल अब आपके पास होगा, आपने देखना होगा कि क्या मेन इन्फॉर्मेशंस क्या हैं इसमें। पता ही लगा कि ये वेटेड एवरेज मेथड है, आपने फ़ौरन से इनका माथा चूम लिया, आपने कहा चलो मेरा वो फाइफो वाला तो वो मसला ख़त्म हुआ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कंप्लीट है, तो इसका मतलब है 20% मजीद उस पर काम करना पड़ेगा। और मटेरियल ऐड जो होता है वो किस वक्त ऐड होता है, यहाँ पे उन्होंने बताया होगा, मटेरियल आर एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। नॉर्मली ऐसा बता दें तो फिर मटेरियल हम मानेंगे कि वो 100% ही होगा। तो 80% का मतलब है मटेरियल 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट 80% कंप्लीट है, तो रिमेनिंग कितनी है कन्वर्जन कॉस्ट? और मटेरियल रिमेनिंग कितना है? 0, कुछ भी नहीं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी ये है, अमाउंट ये आ रही है, मटेरियल ऐड इतना हुआ है, फॉरेन सिटी अकाउंट बनाते हैं, 2000 यहाँ पे हो गया, 18000 ऐड हुआ है, 16000 इधर है, 3000 वर्क इन प्रोसेस है, तो बाकी नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस होगा दरमियान में। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने टी अकाउंट बना के अपना ये तो ज़रा पूरा कर लेना कि नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस कितना है। नॉर्मल लॉस कितना उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जब 75% लेवल पे आप पहुंचते हैं तो अब नॉर्मल लॉस आपके सामने आता है। और नॉर्मल लॉस कितना है? 12% ऑफ इनपुट। इन कितना हुआ है? 18000। क्या ये सारा का सारा 75% लेवल के 75% को क्रॉस कर चुका हुआ है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने परसेंट कंप्लीट है? तो सारा तो नहीं क्रॉस हुआ। इसका अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो 60% जो कुर्सियां पड़ी हुई हैं वो तो अभी तक वहां पहुंची नहीं कि उन पे लॉस आए। तो 18000 के इनपुट में से 3000 कुर्सियां तो पहुंची नहीं है अभी उस लेवल पे, तो कितनी पहुंची हैं? 15000। ये अक्सर होगा नॉर्मल लॉस के ऊपर। नॉर्मल लॉस से ये नॉर्मली वर्किंग शुरू होती है। नॉर्मल लॉस के वक्त आपने ये ज़रूर एंटिसिपेट करना है कि नॉर्मल लॉस किस चीज़ का परसेंटेज है। नॉर्मली इनपुट का परसेंट होता है, आपने इनपुट पे परसेंटेज लगाते हुए ये देख लेना है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का जो वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो कहाँ पे है। क्योंकि नॉर्मल लॉस उन पे लगेगा जो इस टाइम पीरियड में उस लेवल को क्रॉस करके गए होंगे, ना इससे पीछे जिन्होंने क्रॉस कर लिया होगा उसको इग्नोर कर देंगे, और जो इस टाइम पीरियड में वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे उनको इग्नोर कर देंगे। तो 15000 इस 18000 में से 15000 ऐसा है जिस पे लॉस लगेगा। 3000 तो बेचारे अभी 60% कंप्लीट है, इनकी तो बारी नहीं आई 75% वाली। और क्या क्या डाटा है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट हमें पता है, मटेरियल की और कन्वर्जन की। और क्या हमें पता है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन लॉस की पता है, हमें स्क्रैप का पता है, रेट के 400 पर केजी के हिसाब से वो होगा, तो जितने केजी निकलेंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेटेड एवरेज मेथड है, इसमें एक नई लाइन आइटम क्या ऐड हो जाती है? ओपनिंग की कॉस्ट। इग्नोर हो गया ये पोर्शन।
क्लोजिंग वर्किंग प्रॉफिट 100 और 60%, लॉस 100 और 75%। आपने क्लोजिंग की यूनिट उससे मल्टीप्लाई किए और लॉस की यूनिट उससे। अब लॉस यहाँ पे अगर हम टी अकाउंट बनाए ना, तो यहाँ जब हम लॉस लिखते हैं तो हमें 800 का एबनॉर्मल गेन हो गया है। गेन हो गया है तो आपको पता है जब भी गेन हो आपने सारी चीज़ें उसकी गेन की माइनस में कर देनी है। माइनस कर दिया, ये जवाब आ गया। कॉस्ट इनकर्ड हमने यहाँ उठा के लिख ली सवाल से। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट सवाल में अलग से दी हुई थी, आपने ऐड कर दिया। रिकवरी माइनस में यहाँ दिखा दी। बाकी सारी चीज़ें खुद ही से पर यूनिट निकलता जाएगा और एलोकेट होता चला जाएगा, हमने कुछ नहीं करना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता लगेगा अब नॉर्मल लॉस की कितनी वैल्यू है, यानी अब नॉर्मल गेन की कितनी वैल्यू माइनस में निकला है। वर्क इन प्रोसेस को टोटल करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा और ये भाई साहब आ जाएंगे फिनिश गुड्स में। तो फिनिश गुड्स और उसमें एलोकेट हो जाएगा। सवाल ने कहा ज़रा जनरल एंट्रीज तो देना लॉस वगैरह को रिकॉर्ड करने की। आपने कहा मसला कोई नहीं, आपको पता है प्रोसेस अकाउंट की यहाँ नॉर्मल लॉस और यहाँ नॉर्मल लॉस आता है, और फिर आप नॉर्मल लॉस में यहाँ आप उसको लिखते हैं, यहाँ रिकवरी लिखते हैं और फिर उसके हिसाब से होता है। वही एंट्रियाँ आपने यहाँ पे सामने दिखा देनी है। वक्त ज़्यादा होता तो मैं ज़रा एंट्रियों की ज़्यादा डिटेल में जाता, लेकिन वक्त भाग रहा है तेज़ी से। सवाल आपके सामने आता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट उस हिसाब से, 50% उस हिसाब से। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% और 65% है। 5% ऑफ इनपुट है लॉस, और इंस्पेक्शन तब होती है जब 80% स्टेज कंप्लीट होती है। ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 120% है, तो जितनी भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है आप उसका 120% करके ओवरहेड्स की कॉस्ट डाल देंगे। और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, इनका मेथड क्या है? वेटेड एवरेज। सिर्फ इसमें नई साइंस इन्होंने की है कि उन्होंने कहा जो 5% का लॉस है ना, 2% वेट का लॉस है और 3% रिजेक्शन का है, ये 3% की रिकवरी है। तो आपने जितना भी लॉस है वो 5% आपका लॉस है, उसमें से जो 3% है सिर्फ उसके ऊपर रिकवरी मल्टीप्लाई होगी, पूरे पे नहीं होगी। बस ये वाहिद साइंस उन्होंने सवाल में दी है। बाकी इन्होंने आपको बता दी है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है और कितना मज़ीद ऐड हुआ है, और आफ्टर कुक वो जो है आफ्टर कुकिंग वेट कितना है, इसको तो अब हमने काउंट नहीं करना। फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफ़र हुआ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना है। तो एक टी अकाउंट बना के आपने पहले यूनिट्स की रिकन्सिलिएशन कर ली, कितना है, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज आपने मल्टीप्लाई कर ली। उन्होंने कहा था कि जी इनपुट्स पे लगेगा, कब लगेगा? 80% कंप्लीट पे। नॉर्मल लॉस कब अप्लाई होगा? 80% जब कंप्लीट होंगे। आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट आया पीछे से? इसका मतलब है ये भाई साहब अभी 80% तक पहुंचेंगे, तो इस पर भी नॉर्मल लॉस लगेगा। जो इस दफ़ा बनाए हैं, इस दफ़ा वालों में से जो क्लोजिंग में चला गया होगा उस पर नहीं लगेगा। क्लोजिंग कितने % कंप्लीट है? इसका मतलब क्लोजिंग को माइनस करना पड़ेगा। ओपनिंग शामिल हो जाएगा, क्लोजिंग शामिल, क्योंकि इस 50% ने भी पहुंचना है 80% तक, पहुंचेगा तो लॉस लग जाएगा। लेकिन जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है? इस टाइम पीरियड में उस पर मजीद काम नहीं होना, उस पर लॉस नहीं आएगा। तो ये बेसिकली आपने ओपनिंग प्लस करंट पे तो लगाना है, लेकिन क्लोजिंग पे नहीं लगाना। जितनी अमाउंट निकली आपने 5% से मल्टीप्लाई किया, आपका जवाब आ गया 19,250। आपने यहाँ 19,250 लिखा, जो बैलेंसिंग फिगर थी वो आ गई एबनॉर्मल लॉस के अंदर। बात पिक कर रहे हैं? सबसे पहले क्वांटिटी सीधी कर दें। समटाइम आईकेप क्या कहता है, वो कहता है क्वांटिटी स्केड्यूल भी दो। आप सोचेंगे आब्दी साहब ने तो हमें बताया नहीं क्वांटिटी स्केड्यूल। जहां आप यूनिट या क्वांटिटी लिख रहे हैं ना, वहां लिख दीजिएगा क्वांटिटी स्केड्यूल। यही होता है क्वांटिटी स्केड्यूल, कि इन कितना हुआ और आउट कितना हुआ। ये जो ये वर्किंग है ना, लॉस कितना निकला, फलाना कितना निकला, ये जो डेबिट और क्रेडिट की यूनिट्स की वर्किंग है, इसको क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं। तो बहुत ही दिल कर रहा हो एग्जामिनर की बात और अल्फाज का एहतराम करने का, तो आपने यहाँ लिख देना है क्वांटिटी स्केड्यूल। हम तो एक टी अकाउंट में दोनों काम कर रहे हैं ना, क्वांटिटी भी टैली करके चल रहे हैं और अमाउंट्स भी। उससे क्या हो रहा है, हमारा डेबिट क्रेडिट सीधा है, हमें पता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड करनी है। ये आपका लॉस आ गया, फिर आपने ये देखा कि इसमें से कितने % के ऊपर वो लगेगा हमारा रिकवरी आपने लिखी, रिकवरी यहाँ लिख दी। अब बाकी 3 चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारी उस वर्किंग से? वर्किंग में आपने कहा एफ को है, शुक्र है, ये सारी चीज़ें बेकार हो गई, ये नीचे वाली चीज़ बेकार हो गई। 100% क्लोजिंग और 65% इस वाले से था।
वर्क इन प्रोसेस की यूनिट आपने 65,000 को मल्टीप्लाई किया, इतने इतने आ गए। फिर आपको लॉस की यूनिट आपने 3750 यहाँ लिखी, वो 100 और कितने परसेंट कंप्लीट थे, 80। अब नॉर्मल लॉस उतना ही परसेंट कंप्लीट होता है जो स्टेज पे इंस्पेक्शन हुई है। फिर आपने यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग पीरियड जो है वो लगा दिए कि इस दफ़ा टोटल कितने हैं। अगर FIFO होता तो बचे हुए लगते, FCO है आपने टोटल यहाँ लिख दिया, वो टोटल यहाँ पे भी लिख दिया। उसी तरह से आपने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दिया, क्योंकि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस FCO वाला है। ये नया लाइन आइटम आपने वो करके रिकवरी यहाँ माइनस कर दी, ये जवाब आ गया, ये जवाब आ गया, पर यूनिट निकल आया, पर यूनिट का ग्रैंड टोटल इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आ गया। और फिर वर्क इन प्रोसेस निकालना है तो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स रेट से मल्टीप्लाई होंगे तो वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। और अगर लॉस का निकालना है तो लॉस के यूनिट मल्टीप्लाई होंगे रेट से और ये आ जाएगा। और लेफ्ट पे ये सब लिखा हुआ है, ये ग्रिड में लिखा हुआ है कि किस खाने ने किस खाने से मल्टीप्लाई होना है, ताकि अगर कभी भी परेशान हो तो आपको बताओ कि ये फॉर्मेट किस तरह से। इस फॉर्मेट को ज़रूर देखना है घर जाके। अब नेम एनी क्वेश्चन, नेम एनी थिंग, वो बताते जाएं और आप बड़े आराम से ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट, उन्होंने यही चीज़ें दी होती हैं, क्वांटिटीज़ दी होती हैं, अमाउंट दी होती हैं, चीज़ें दी हुई होती हैं, और आपने अलग अलग वर्किंग करनी होती है। आप सारी वर्किंग उठा के वो परसेंटेज वो सारी चीज़ें उसमें लिखते चले जाएं, ऑटोमेटिकली आपका सवाल आपको वैल्यूज़ निकाल के दे देगा और आप बड़े आराम से उसको अपने टी अकाउंट में डाल के और फ़ख्र महसूस करेंगे कि मैंने सारा काम कर लिया। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, उन्होंने कहा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की वर्किंग ये यहाँ तक जो हुआ है ये इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग है। आपका बड़ा दिल कर रहा है तो हम यहाँ पे ऐसे करके ना एरो लगा के कह दें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ऑल्दो जब आपने सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और वो सारी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है तो साफ नज़र आ रहा है। बहुत दिल करे तो एक गैप यहाँ पे दे देना है, क्योंकि यहाँ से अगली कॉस्ट की वर्किंग शुरू हो रही है, फिर एक गैप यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ तक इक्विवेलेंट यूनिट्स चल रहे हैं, यहाँ कॉस्ट वाला पोर्शन है और ये नीचे एलोकेशन वाला पोर्शन है। यही 3 स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी थी, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट की एलोकेशन, और मतलब कॉस्ट की वर्किंग पर यूनिट और एलोकेशन। ऐसा हो सकता है, आप इस सारे फॉर्मेट को उठा के वर्किंग में डाल दें और आप यहाँ रिक्वायरमेंट नंबर 1 है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, आपके यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट वर्किंग 1, वर्किंग 1 में सारा कुछ आ गया। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इज इक्वल टू इतना, क्लोजिंग इज इक्वल टू इतना, फलाना इज इक्वल टू इतना, अमाउंट की जगह खाली छोड़ें, आगे लिख दें वर्किंग 1। क्योंकि असल में तो जो चीज़ है वो प्रोसेस अकाउंट है, ये जो वर्किंग है ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और कंपोनेंट्स और ये सारी चीज़ों पे हमारी बात कर रही है। तो आपने सिंपली कोई भी सवाल आ जाए, अभी कल भी सवाल जो होगा ना हम इसी फॉर्मेट में डालेंगे और ऐसी की तैसी उसे मार मार के उसको इस फॉर्मेट में डाल देंगे, वो भागने की कोशिश करेगा, उसे पकड़ के इस फॉर्मेट में डाल देंगे और आप देखेंगे इस फॉर्मेट से सारा हो जाएगा। 20 नंबर का सवाल इस फॉर्मेट के बाद प्रोसेस कॉस्टिंग का बड़े से बड़ा सवाल 13-14 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया है, इसीलिए इस फॉर्मेट को मैं कहता हूँ जादुई फॉर्मेट। सेम गोज विथ, बस डाटा वो फ़र्क करते जाएंगे, चीज़ें फ़र्क करते जाएंगे, क्वांटिटीज़ फ़र्क करेंगे, लेकिन वही कहानी है, वही वर्किंग है, वही सारा कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज ऑफ कंप्लीशन चेंज कर देंगे, लॉस की परसेंटेज चेंज कर देंगे, रिकवरी डालेंगे नहीं डालेंगे, ओपनिंग FIFO पे कर देंगे, FCO पे कर देंगे, वो जो मर्जी करते चले जाएँ। आपने एक टी अकाउंट बनाना है अपनी वर्किंग वाला, जिसके यूनिट आपने रिकनसाइल कर देने हैं और फिर अमाउंट्स के जो गैप है वो आपको सारे वर्किंग से मिल रहे होंगे। वक्त ज़्यादा होता तो इन सवालों को ज़रा ज़्यादा डिटेल से करते हैं, लेकिन अभी भी डिटेल से भी करते तो शायद 5 मिनट इजाफी लगते हैं हर सवाल पे, लेकिन इतना भी टाइम हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये प्रोसेस कॉस्टिंग की सारी चीज़ें, सारा फॉर्मेट, सारी गहराइयाँ समझ आई हैं? पक्का? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? 3:45 पे ब्रेक के बाद इकट्ठे होते हैं और इसके साथ जुड़ा हुआ अगला टॉपिक जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट जो है उसको करते हैं। तो प्रोसेस पे हमें टाइम लगाना था और मज़ा आ रहा था और चीज़ें आप लोग समझते जा रहे थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि सारे बेस कॉन्सेप्ट आपको बताऊं। बीच में कभी भी घबराएं, आपने इसी वीडियो पे दोबारा आना है, उसको 0.75 पे करके सुनना है, वरना नॉर्मली आप टीचर्स को 1.52 पे करके सुनते हैं, लेकिन हम जिस रफ्तार में चल रहे थे हमें 0.75 पे, क्योंकि हमने इस सेशन में 80 स्लाइड्स देखी हैं। कमाल है, आप लोगों की समातों को, बसारतों को सलाम। ठीक है जी, ब्रेक के बाद इकट्ठे होते हैं 3:45
बहुत कम तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। मैंने कहा इससे पहले कि आप लोग वाकई जवाब में नहीं कह दें। ठीक है जी, तो मिलते हैं 45 पे इंशाल्लाह।